जब लर्निंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे पास तीन अप्रोच हैं, बिहेवियरिस्ट अप्रोच और कॉग्निटिविस्ट अप्रोच और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। अब बिहेवियरिस्ट हमने समझ लिया, लेकिन कॉग्निटिव अप्रोच वाले ये बताते हैं कि मान लिया कि कुछ ऐसे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर हैं, वो बिहेवियरल चेंजेस हमें नहीं दिख रहे हैं, तो भी हमें ये नहीं कहना है कि देयर इज नो लर्निंग। लर्निंग वहां पे भी हो रही है, भले वहां पे बिहेवियरल मॉडिफिकेशन हमें जो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन वो हो रहे हैं। और किस लेवल पे हो रहे हैं? वो आपके जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में जो चेंजेस हो रहे हैं, वो मॉडिफिकेशन है जिनको कि आपको लर्निंग की तरह कंसीडर करना है। इसमें करना क्या है? सबसे पहले अगर हम इसके लिए देखें तो जो हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है, वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से, जिसमें कि सबसे पहले मैंने बोला कि कोई भी लर्निंग होती है, वो सारी की सारी लर्निंग इज बेस्ड ऑन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स टाइप ऑफ एक्टिविटीज। अब इसमें स्टिमुलस को जो भी रिसीव करने वाले हैं वो हमारे सेंस चैनल हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो एक तरफ है एक्सटर्नल स्टिमुलस। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो हमें रिसीव हो रही है, वो आपका क्या है? एक्सटर्नल स्टिमुलस है। उसको रिसीव करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म है, वो क्या है? हमारे सेंसरी रजिस्टर्स हैं। अब उन सेंसरी रजिस्टर में जिस तरह की आगे प्रोसेसिंग होगी, उस इंफॉर्मेशन के साथ उस तरह का आगे रिजल्ट मिलेगा। जैसे अगर हम उसके लिए अटेंशन पे करें उस पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए, pay attention to it, it will be processed. If not, it will be filtered out or forgotten. आपने देखा होगा कि जब आप कहीं पे भी किसी सराउंडिंग में रह रहे होते हैं, तो अगर केवल हम टीचिंग लर्निंग सिचुएशन की ही बात करें, तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन पे अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, सेंसरी रजिस्टर्स उन पे फोकस नहीं करते हैं, तो वो चीजें क्या होती हैं? फॉरगॉटन हो जाती हैं और उन पे कोई भी आगे प्रोसेसिंग नहीं होती है। लेकिन अगर एज ए लर्नर हम उस पर ध्यान दें, तो वो सबसे पहले इनिशियल प्रोसेसिंग की स्टेज पे जाती है। उसके बाद वो हमारे शॉर्ट टर्म या वर्किंग मेमोरी में स्टोर हो जाती है। जब शॉर्ट टर्म या वर्किंग मेमोरी में स्टोरेज हो जाता है एक बार, तो उस पे फर्दर फिर कई सारे एक्शंस होने के बाद, कभी कभी अगर उस पे एक्शन हुए, उसको बाद में यूज किया जाना है, तो वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। और अगर कोई भी एक्शन नहीं हुआ, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी से ही वो कंटेंट क्या होते हैं? भूल जाते हैं, फॉरगेटन हो जाते हैं। तो इस तरह से जब हमने बात की थी कि लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, तो लर्निंग तभी होगी कि जब पहले सेंसरी रजिस्टर से इनिशियल प्रोसेसिंग हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए, और लॉन्ग टर्म मेमोरी से जब भी उसकी जरूरत होगी, कि लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो परमानेंट बिहेवियरल चेंज में आता है, और जब भी उसकी जरूरत हो तो उसको वहां से रिट्रीव कर लिया जाए। क्योंकि कोई भी एक्शन जो कभी लिया जाता है, वो हमेशा शॉर्ट टर्म मेमोरी से ही होता है। जो हमारी इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर्ड है, उनको सबसे पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में रिट्रीव किया जाता है। तो ये जो नीचे वाला एरो है, एक तरह से समझिए कि ये रिवर्सिबल एरो है, कि जो इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है, वो जब उसकी जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर, किसी डिफरेंट सिचुएशन में अगर हमें उसको यूज करना है, तो वो वहां पे सबसे पहले शॉर्ट टर्म या वर्किंग मेमोरी में रिट्रीव की जाती है, और वहां से उसके अकॉर्डिंग कोई भी रिस्पॉन्स किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका कॉग्निटिव मॉडल का जो एक्सपीरियंस है, वो ये कहता है कि परमानेंट बिहेवियर चाहिए, और वर्किंग ऑफ सेंसरी रजिस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पेइंग अटेंशन टूवर्ड्स द स्टिमुलस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो आपको आपके क्लासरूम में अपने लर्नर्स के साथ ये ध्यान देना है कि जब इनिशियल प्रोसेसिंग की स्टेट हो, तो वहां पे वो प्रॉपर अटेंशन आप ले लें बच्चे का। और उसके बाद जब कोई भी इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली गई है, तो उसको आपको इतना और अपॉर्चुनिटी देनी है विद द हेल्प ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस, कि वो आपका बिहेवियर लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिटेन कर लिया जाए। तो क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, तो वो बिहेवियर आपका परमानेंट होगा, रादर देन कि अगर शॉर्ट टर्म में है तो वो परमानेंट नहीं होगा।
अब जो तीसरी अप्रोच है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर अप्रोच है आज के हमारे करंट सोसाइटी में, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो बच्चा है वो अपनी नॉलेज को खुद ही कंस्ट्रक्ट करता है। आपको केवल वो सारी अपॉर्चुनिटीज देनी है, वो सारा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिसमें वो अपनी नॉलेज को खुद क्रिएट करे। अगर आपने उस बच्चे को नॉलेज को खुद क्रिएट करने का इन्वायरमेंट अपॉर्चुनिटी दे दिया, तो डोंट वरी अबाउट द रिटेंशन ऑफ दैट वेरी नॉलेज। ये लोग ये मानते हैं कि जो बच्चा खुद क्रिएट करके खुद करके सीखता है, तो वो वैसे भी वो कभी भूलता नहीं है, और वो रिलेटिवली परमानेंट बिहेवियरल चेंज होते हैं, रादर देन एनी टाइप ऑफ रोट मेमोरी, कि हमें केवल कोई चीज रट लेनी है, पढ़ लेनी है, यहां तक ही नहीं सीमित है। हम इससे ऊपर, क्योंकि वो खुद उस चीज को करके सीख रहा होता है, तो वो उसको याद रखता है, वो उसके व्यवहार परिवर्तन में देखा जा सकता है। क्या कहते हैं ये लोग? तो इज एन अप्रोच ऑफ लर्निंग दैट होल्ड्स that people actively construct or make their own knowledge, and that reality is determined by the experiences of learner। ठीक है, वही बात मैंने कही कि हर एक इंडिविजुअल अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है। एक दूसरे साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से, कंस्ट्रक्टिविज्म बिलीव्स इन पर्सनल कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग बाय द लर्नर थ्रू एक्सपीरियंस, एंड दैट मीनिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ प्रायर नॉलेज एंड न्यू इवेंट्स। जो पहली नॉलेज है और जो नई इवेंट्स उसके सामने आ रही हैं, उन दोनों के इंटरैक्शन से नॉलेज क्रिएशन होता है। What are the basic principles of constructivism? Knowledge is constructed rather than innate or passively observed। ये कहते हैं जो भी नॉलेज है बच्चे की अपनी, वो तभी उसके लिए काम की होती है जब वो बिल्कुल एक्टिवली उसको कंस्ट्रक्ट करे, ना कि ऐसी कोई नॉलेज जो इन्नेट एबिलिटी में उसके साथ है वो काम आ जाएगी, या कोई ऐसी जो पैसिवली कोई चीज एब्जॉर्ब हो गई वो काम आ जाएगी। बिल्कुल नहीं। सो लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। ऑल नॉलेज इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें एज अ टीचर वो अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, तो हमें ये भी पता है कि जो भी नॉलेज है वो क्या है, सोशली ही कंस्ट्रक्टेड रहेगी। आइसोलेशन में कोई भी नॉलेज कंस्ट्रक्शन नहीं पॉसिबल है। ऑल नॉलेज इज पर्सनल। हर एक इंडिविजुअल अपनी नॉलेज को अपने हिसाब से क्रिएट करता है। तो एज अ टीचर हमें कुछ भी रटाने से, कुछ भी एज इट इज ये एक्सपेक्ट करने से कि वो एग्जाम में रिप्रोड्यूस करे, उससे बचना चाहिए। जबकि हमें ये मौका देना चाहिए कि हर बच्चा अपनी एबिलिटी से उस नॉलेज को अपने हिसाब से क्रिएट करके अपने हिसाब से उसको लिखे। learning exists in the mind. तो again this approach is supportive with cognitive approach, जहां पे ये learning को ये मानते हैं कि वो mind में exist करती है। अब जो कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल है उसके लिए टीचर का रोल क्या होना चाहिए, किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करना है लर्निंग के लिए, तो उसके लिए 5E लर्निंग साइकिल मॉडल है। वो 5E कौन से, पहले मैं इधर दिखा देती हूँ। ये 5E हैं, 5E मॉडल है। 5E 7E 9E मॉडल तक भी आ चुके हैं, लेकिन अभी सबसे प्रिमिटिव जो 5E मॉडल है हम उस पर ही केवल बात करेंगे। तो उसके हिसाब से लर्निंग किस तरह से होनी चाहिए, एज ए टीचर आपको आपके क्लासरूम में किस तरह से टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप है इंगेज। इंगेज इज, आप अपने स्टूडेंट्स को इंगेज करिए। किस लिए? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आप कैसे इंगेज करेंगे? उनको कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस दीजिए, जो उनकी प्रीवियस नॉलेज है उनको वो यूज करने के लिए एक्टिवेटेड हो सकें। कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछिए जो उनके प्रीवियस नॉलेज को उनको रिकॉल करने में मदद करें, वो उस पर सोचें, उस पर आपसे बात करें, अपने व्यूज वहां पे रखें। तो दिस इज अबाउट द एंगेजमेंट ऑफ ए स्टूडेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस।
उसके अगले स्टेप पे ये इस तरह की एक बात हो गई, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि जब भी हम पढ़ाने जाएं तो हमें बच्चे को कुछ ऐसी एक्टिविटीज से, कुछ ऐसे क्वेश्चन से हमें ये जान लेना चाहिए कि उसका प्रीवियस नॉलेज क्या है। तो ये जो इंगेज वाली स्टेज है, ये बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट है, जहां पे आप बच्चे को उस माइंडसेट में ला रहे हैं कि नाउ यू आर इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आपको अब इस डायरेक्शन में कुछ आगे काम करना है। सेकेंड स्टेप इज एक्सप्लोर। एक्सप्लोर में क्या करना है? एक्सप्लोर करते समय आपको उस स्टूडेंट को वो एक अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो किसी स्पेसिफिक फिनोमेना को समझे और अपने हिसाब से उसमें उसके दिमाग में क्या आइडियाज आ रहे हैं उनको लिखे और उनको डिस्कस करें एक दूसरे के साथ। इसमें एक्चुअली करते क्या है, जब हम क्लासरूम में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, सपोज जैसे हमें कोई भी नया कंसेप्ट पढ़ाना है, सपोज हम फूड चेन और फूड वेब पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक्सप्लोर कैसे करेंगे? बच्चे को हमने हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा दी, बच्चों को जनरली अलग अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं, फिर उसके बाद एक ग्रुप को मान लिया हमने कोई चार्ट दे दिया कि इसको समझिए क्या है जहाँ पे फूड वेब या फूड चेन बनी हुई है, या किसी को एक डॉक्यूमेंट्री दिखा दी, या किसी को कुछ और कंटेंट दे दिया, और उन ग्रुप्स में उनको बोला कि आप काम करिए और इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है इसको आप एक्सप्लोर करके अपने, तो वो ग्रुप्स में काम करते हैं और उसको अपने हिसाब से एक्सप्रेस करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आप उनको मौका दीजिए टू एक्सप्लेन। तो बच्चे जब ग्रुप में काम कर रहे हैं तो ग्रुप में से कोई एक आकर के, या अगर इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तो इंडिविजुअली वो बच्चा आकर के उसने उस फेनोमेना को क्या क्या समझा है, किस किस तरह से देखा है, उसको मौका दीजिए कि वो उसको एक्सप्लेन करे। एज अ टीचर आप क्या कर रहे होंगे? जब बच्चा एक्सप्लोर कर रहा होगा तब भी आप उसको मदद कर रहे होंगे। मान लिया वो मेन डायरेक्शन से डेविएट होता है तो भी आप क्या करते हैं, उसको बताते हैं कि नहीं नहीं ये गलत डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में इस चीज को देखो या ऐसे करो। जब एक्सप्लेन भी कर रहा है तो आप उस समय की पॉइंट्स बोर्ड पे लिखना, या बच्चे का जो एक्सप्लेनेशन है जहां पे उसको करेक्ट करने की जरूरत है उसको करेक्ट करना। तो जो टीचर का रोल है वो एज ए फैसिलिटेटर है वहां पे। कोई ऐसा नहीं जो कि क्लासरूम में आ रहा है केवल लेक्चर लेगा, लेक्चर लेकर के उसने जो लेक्चर में बोला वो पढ़ाया, उसको आपको समझ लेना है और उसको सुन लेना है। नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन, इलेबोरेट। आप बच्चों के सामने ऐसी सिचुएशंस रखिए जो उस नॉर्मल फिनोमेना से थोड़ा सा अलग हैं, कि जो उन्होंने नॉलेज गेन किया उस नॉलेज को कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं, कुछ सिमिलर फील्ड्स में या कुछ डिसिमिलर सिचुएशंस में। तो यहाँ पे क्या है, इलेबोरेट का मतलब स्टूडेंट्स अप्लाई देयर नॉलेज टूवर्ड्स न्यू सिचुएशन, नॉलेज इज डीपेंड एंड एक्सटेंडेड। तो जो जैसे कोई भी कंसेप्ट आपने पढ़ाया उसमें कोई एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे सपोज हम फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं तो हमने बताया इन जनरल ग्रीन प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक, वो अपना फूड मटेरियल खुद बनाते हैं, लीव्स में क्लोरोफिल होता है, सब कुछ समझा दिया, सब कुछ हो गया। आप बच्चे के सामने ये रखेंगे ना कि मान लिया कुछ प्लांट ऐसे हैं जो ग्रीन नहीं है, और आपके बगल में ही क्लासरूम के बाहर एक गमले में एक पौधा लगा हुआ जिसमें वो पर्पल कलर की लीव्स है, रोहियो डिस्कॉलर। तो आप उस नॉलेज को तुरंत बच्चे के सामने रखेंगे कि व्हाट अबाउट दिस, जब हमारा पौधा हरा नहीं है तब वो क्या करेगा, अपना खाना कैसे बनाएगा। तो जो एक्सेप्शंस हैं वो आप तुरंत वहीं पे उस नॉलेज को कैसे दूसरी तरह से यूज करना है, उसमें कैसे और कुछ ऐड हो सकता है, कैसे उसमें कुछ एक्सटेंशन हो सकते हैं, उसको आप अपॉर्चुनिटी देंगे इन द सेक्शन ऑफ इलेबोरेशन। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अगेन इट्स इवैल्यूएट। तो यहाँ पे बच्चा खुद के वर्क को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है कि उसने जो काम किया, या जो टीचर है वो पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे वो रिफ्लेक्ट करता है कि उसने जो काम किया उसमें कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट किए जाने की जरूरत है, और कहाँ कहाँ पे हमारा जो प्लान है, जो प्लान ऑफ एक्शन है उसको चेंज करने की जरूरत है। सो दिस इज अबाउट द 5E मॉडल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। ओके, मुझे लगता है कि इस स्लाइड को डिस्कस करने की फिर से जरूरत है नहीं, क्योंकि वही सारी बातें लिखी हुई हैं। इंगेजमेंट, तो ऑब्जेक्ट, इवेंट और क्वेश्चन यूज टू एंगेज स्टूडेंट्स मैंने डिस्कस कर दिया है। कनेक्शन फैसिलिटेटेड बिटवीन व्हाट स्टूडेंट नो एंड कैन डू, मैंने बताया कि प्रीवियस नॉलेज चेक करना पर्पस होता है।
Exploration, objects and phenomena are explored. Hands-on activities with guidance. गाइडेंस का रोल यहाँ पे बहुत जरूरी है टीचर का, क्योंकि वो जिन एक्टिविटीज में स्टूडेंट्स को इंगेज करे उन एक्टिविटीज में उसको प्रॉपर गाइडेंस देनी है. एक्सप्लेनेशन, स्टूडेंट्स एक्सप्लेन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स एंड प्रोसेसेस. New concepts and skills are introduced as conceptual clarity and cohesion are sought. Elaboration क्या है? Activities allow students to apply concepts in context and build or extend understanding and skills. Evaluation, students assess their evaluation knowledge, skills and abilities. Activities permit evaluation of students' development and lesson effectiveness. So this is all about the constructivist model of teaching in your classroom. अब अगर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात करें तो ये दो तरह के कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं. पहला है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, इसको हम इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म भी बोलते हैं. और दूसरा होता है आपका सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, या इसको हम जो सोशल लर्निंग थी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थी बिहेवियरिज्म में, उसके इक्विवेलेंट समझ सकते हैं. क्या है, हम अभी आगे धीरे धीरे चलेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे कि व्हाट इज द कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म. कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, also called as individual constructivism, emphasizes on individual internal construction of knowledge. Largely, it is based on Piaget theory. Piaget theory क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे. Learners should be allowed to discover principles through their own exploration rather than डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बाय द टीचर. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्टूडेंट्स को या लर्नर को अपने ओन एक्सप्लोरेशन पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा rather देन कोई टीचर का जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करने से. ये पियाजे की थ्योरी है. पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह से होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी है, जो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म में यूज होती है कि हमें किस तरह से एक बच्चे के डेवलपमेंट को समझना है. जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सबसे पहली स्टेज जो पियाजे ने क्लासिफाई करी वो उन्होंने बताई कि इट इज सेंसरी मोटर स्टेज. ये कब से कब तक होती है? बर्थ टू 2 ईयर. बच्चा जब तक 2 साल का रहता है तो वहां पे सेंसरी मोटर स्टेज रहती है. उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सेंसरी मोटर स्टेज की ही काम हो पाते हैं. आपको याद होगा इसके पहले अभी मैंने गैने की हायरार्की बताई थी 8 स्टेप में. तो वहां पे भी जो स्टेजेस थी वो एज वाइज, जो नीचे वाली लर्निंग की स्टेजेस हैं वो कॉम्प्लेक्स स्टेजेस होती हैं, और जो ऊपर वाली स्टेजेस थी जहां पे हमने सिग्नल स्टेज, स्टिमुलस रिस्पॉन्स स्टेज, इन सारी बातें करी थी, तो ये आपके बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ही डिपेंडेंट करती हैं. और ये जो पियाजे की थ्योरी है जो यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही है वो उसको सपोर्ट करेगी. तो 2 साल तक बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में रहता है और द एनवायरमेंट इज एक्सपीरियंस्ड थ्रू द 5 सेंस. तो उसका जो सराउंडिंग है उसको वो केवल 5 सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस करता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करता है. उस समय उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कंसेप्ट लर्निंग, ये सारी चीजें डेवलप नहीं हुई रहती हैं. उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज. और आजकल तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐड आते हैं, पेरेंटिंग की वर्कशॉप हैं जहाँ पे 2 साल के बच्चे को आप ये सिखा देंगे, वो सिखा देंगे, ये कर देंगे, अभी क्रॉलिंग 3 महीने में सिखा देंगे, 6 महीने में चलना सिखा देंगे, 2 महीने में तो बिल्कुल वो स्टेज पे परफॉर्मर बन जाएगा, सॉरी 2 साल में वो स्टेज का परफॉर्मर बन जाएगा. ये सारी चीजें चल रही हैं. तो हमें ये देखना है कि अगर हम इन सारी एक्टिविटीज से अपने बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं फोर्स कर रहे हैं तो नो डाउट कि आगे हम उसके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं.
क्योंकि जो नेचुरल साइकिल है अगर हम उसको डिस्टर्ब करते हैं बाय द एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स तो उस पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा और वो निगेटिव इफेक्ट ही होगा, भले वो हमें अभी नहीं दिखाई देता लेकिन वो कुछ समय बाद दिखाई देगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज, और हमारी एक्सपेक्टेशन बच्चों से बहुत ज्यादा हो जाती है बिना उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझे हुए। ये जनरली 2 साल से 6 साल के एज का टाइम होता है। यहाँ पे बच्चे का कुछ सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसका सारा फोकस जो था वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए था। अभी भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी एबिलिटी उतनी डेवलप नहीं हो रही होती हैं। और हम ये कहते हैं साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में कि ये इन्फेंसी की स्टेज होती है। बच्चे को यहाँ पे अपने हिसाब से रहने के लिए, अपने हिसाब से खेलने के लिए, अपने हिसाब से सोशल डायनेमिक्स को समझने के लिए मौका देने चाहिए, ना कि हमें फोर्स करना चाहिए बच्चे को। हाँ, जो अपॉर्चुनिटीज हम दे सकते हैं वो अपॉर्चुनिटीज जो देनी है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, अगर उसको इस स्टेज पे आप स्पेशल सपोर्ट देंगे तो नो डाउट वो, क्योंकि इस स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में है तो वो इस समय अच्छे से उन चीजों को सीख सकता है। तो यहाँ पे जब बच्चा लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेज में है तो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसको, अगर एक लैंग्वेज वो सीख रहा है तो उस लैंग्वेज के साथ साथ आप दूसरी लैंग्वेज भी उसको सिखा सकते हैं, बिकॉज दिस इज द स्टेज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक एंड योर स्टूडेंट, योर लर्नर, योर चाइल्ड हैज ऑल द एबिलिटीज टू लर्न दीज थिंग्स। आगे कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, जब बच्चा 7 to 12 ईयर के स्टेज में होता है तो उसके अंदर कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डेवलप हो रही होती है। यहाँ पे बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग होती है बट रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट डेवलप नहीं होता है। जैसे मान लिया कि आप एक ग्लास में 1 लीटर दूध रख दें, लंबे से ग्लास में, और एक थैले से थाली में 1 लीटर दूध रख दें और बच्चे से आप ये कहें कि इन दोनों में कौन सा ज्यादा है, तो वो सीधे से ये बताएगा कि इस ग्लास वाला दूध ज्यादा है, क्योंकि उसको ज्यादा दिख रहा है। उसके अंदर लीनियर थिंकिंग है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन वो नहीं कर सकता कि अभी इसमें इसमें हो सकता है सेम हो, तो हमें क्या करना चाहिए, वॉल्यूम चेक कर लेना चाहिए। या कभी जैसे आपने कोई मिट्टी की छोटी छोटी गोली, 7-8 गोली बना के बच्चे के सामने रख दी और एक बार उस पूरी मिट्टी को जोड़ करके एक जगह रख दिया, तो वो ये बताएगा कि हाँ ये बड़ी वाली जो मिट्टी है ये ज्यादा है और ये गोलियां जो है वो कम है, क्योंकि वो छोटी छोटी दिख रही हैं। तो अभी बच्चे के अंदर भी वो स्टेज नहीं आई जहां पे वो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन कर सके। तो हमें जब एक्सपेक्टेशन रखनी है बच्चे से तो हमारी एक्सपेक्टेशन लेवल वही होना चाहिए। अगर हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस समझ में आ रही हैं तो हम इस तरह से काम कर सकते हैं। उसके बाद 12 साल के ऊपर जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। मैडम मैडम हाँ, और ये 3rd लेवल पे बच्चे कंसेप्ट लर्निंग पढ़ते हैं क्या 7 to 12 ईयर्स? हाँ कंसेप्ट लर्निंग पढ़ रहे हैं लेकिन उनके अंदर मैंने कहा रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट नहीं है। मैंने एग्जांपल दिया कि 8 गोलियां छोटी छोटी अलग कर दी तो वो कम लगेंगी उसको, और एक साथ जोड़ दिया तो वो ज्यादा लगेगा। और आप लोगों ने अभी अपने स्टेज पे भी ये फील करते होंगे कि कभी कभी हमें ये आइडिया नहीं लगता है कि कौन सी चीज ज्यादा हो सकती है या कौन सी कम होती है, लेकिन फिर भी हम ये सोच तो सकते हैं कि हाँ इसमें कुछ भी हो सकता है ऐसा। हमें इस पे एक दूसरा पर्सपेक्टिव देखने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे जो बच्चा होता है वो दूसरा पर्सपेक्टिव देखने की भी नहीं सोचता है, वो इमीडिएट आंसर देता है कि नहीं हाँ ये ज्यादा है ये कम है। तो इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, मतलब अपनी थॉट प्रोसेस को खुद रिवर्स करने की सिचुएशन नहीं होती है। कंसेप्ट लर्निंग बच्चे को जो कंसेप्ट बताएंगे वो समझ जाएगा, लेकिन अभी वो उसको, जैसे वो वॉल्यूम जानता है कि मिल्क को वॉल्यूम के फॉर्म में मेजर किया जाएगा, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर ये 2 बर्तन में रखा हुआ है तो जो हम आंसर दे रहे हैं उस पर दोबारा एक बार सोच लेना चाहिए, इसका ऐसा भी हो सकता है। ओके, यस मैम।
नेक्स्ट स्टेज इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जहां 12 साल से ऊपर के बच्चे को हम रखते हैं और हम ये मानते हैं कि जो वो हायर स्टेजेस डेवलपमेंट की थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड ये सारी स्टेजेस जो है इस एज के बाद बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती हैं और यहाँ पे हम हायर मेंटल एक्टिविटीज की उनसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और यहाँ पे जो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन था वो भी पॉसिबल हो गया है। अभी आप बच्चे को अगर ये कहेंगे तो वो बिल्कुल कहेगा कि हाँ नहीं, चेक करना पड़ेगा कि दोनों में कौन ज्यादा है, ऐसे कहा नहीं जा सकता देख करके। या दो आपने लाइन लगा दी, एक लकड़ी ऐसे लगा दी और एक लकड़ी उसके आगे लगा दी खींच के, कौन सी बड़ी है, तो अब वो कहेगा नहीं, जरा सा देखना पड़ेगा कि कौन सी बड़ी है, ऐसे कहा नहीं जा सकता। लग तो ये बड़ी है रही है लेकिन इसको देखना भी पड़ेगा कि क्या है। जनरली हम ये नहीं कह सकते। तो अब बच्चे के अंदर वो स्टेजेस हैं जहां पे आप हायर मेंटल एबिलिटीज की एक्टिविटीज, हायर मेंटल एबिलिटीज के टास्क उससे क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि जब हम बच्चे को, और ये मैं इसलिए भी यहाँ आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि शायद आप लोगों ने आजकल की जो सोसाइटी है उसमें सब चीजें देख रखी हो कि क्रॉलिंग एट, फेसबुक पे देखा होगा बहुत सारा फ्लैश होता रहता है, 3 मंथ्स पे बच्चे को क्रॉल करा देंगे और 6 मंथ पे चलना सिखा देंगे, बोलना सिखा देंगे 1 साल में, और 2 साल में तो वो बिल्कुल स्टेज का परफॉर्मर बन जाएगा। नो डाउट आप बनाइए, लेकिन आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए भी तैयार रहिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है कि जब हम ये डिस्क्राइब करें कि जो हमारी इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट हो रही है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे हो रही है, जो ये कॉग्निशन हो रहा है ये ब्रेन के अंदर किस तरह से उस नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। जो 2 टर्म्स हमें देखने हैं, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी, अगली स्लाइड पे जाते हैं। टर्म्स जो है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। पहला है एसिमिलेशन, दूसरा है इक्विलिब्रेशन, फिर कोई न्यू सिचुएशन दिखाई देती है तो डिसइक्विलिब्रियम होता है, फिर अकोमोडेशन किया जाता है। तो ये एक साइक्लिक वे है, लेकिन अभी ये समझ में नहीं आएगा, पहले एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ एक पार्क में जाता है और वहां पे वो एक डॉग देखता है। ठीक है। अभी तक वो बाहर जब तक नहीं निकला था, उसने पार्क नहीं गया था, तो उसने जो डॉग की पिक्चर देखी थी वो अपनी बुक में देखी थी। तो बुक में जो डॉग की पिक्चर बनी थी तो उसको उसने छू के भी देखा तो उसको कुछ समझ में नहीं आया। हो सकता है उसमें टेल भी ना दिखती हो, अगर बैठा हुआ खड़ा हुआ किस साइड से वो पिक्चर है, या बच्चे को 4 की जगह उसमें 3 ही पैर दिखते हो पिक्चर में। जो भी उसने डॉग के बारे में सोचा रहा होगा, डी फॉर डॉग मान लिया उसने, क्लासरूम में पढ़ा, सॉरी अपने घर पे पढ़ा, और ये उस घर की बात है जहाँ पे पेरेंट्स बहुत एक्टिव हो, बाहर दुनिया के दर्शन ना होते हो, और पहले उन्होंने पढ़ा दिया बच्चे को। या मान लिया बच्चे ने आज तक डी फॉर डॉग भी नहीं देखा था, सीधे वो पार्क में एनकाउंटर करता है डॉग से, तो क्या करेगा? पेरेंट के साथ है तो उसने पूछा ये क्या, तो पेरेंट ने बताया कि ये डॉग है बेटा। अच्छा, तो उसमें डॉग के लिए उसको क्या क्या चीजें दिख रही है कि भाई इसके 4 पैर हैं, इसकी बॉडी क्या है, फरी है, 2 कान हैं, एक टेल है। सारी डिटेलिंग उसने डॉग के बारे में एक एक करके देख रहा है और अपने दिमाग में उसको स्टोर कर रहा है। ठीक। अब एक वर्ड आता है कि जब वो इस तरह से कोई नई इंफॉर्मेशन देख करके उसको स्टोर कर रहा है तो ये प्रोसेस कहलाती है एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन में हम, हर एक इंडिविजुअल फ्री होता है कि वो अपना स्कीमा कैसे ऑर्गेनाइज करेगा। स्कीमा क्या है? जैसे मान लिया मैं आप में से 4 लोगों को किचन की कुछ सामान दे दूं, सबको बराबर बराबर सामान, और सबको एक एक किचन दे दूं कि ये है। अब आपको 1 घंटे में इसको ऑर्गेनाइज करना है, ये सारा सामान है। क्या आप सभी लोग एक तरह से रखेंगे सारा सामान किचन का? नहीं। 5 लोग उसी सेम सामान को सेम किचन में 5 अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। सो दिस इज अबाउट द स्कीमा फॉर्मेशन। हम जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं हम अपने ब्रेन में अपने हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, किसको कैसे कहाँ रखना है ये हमारी प्रॉब्लम है, और हमारा स्कीमा एक दूसरे से बिल्कुल अलग है।
और ये जो स्कीमा में सब चीजें लगाना, सेट करना, जो भी नई चीजें आई, कुछ पहले से स्कीमा बना रहा होगा। मान लिया आपने कुछ और बर्तन खरीदे, कुछ और जार खरीदे, तो आप भी धीरे धीरे उसमें क्या करते हैं, सब कुछ ऐड करते रहते हैं। कोई कुछ कहीं से ऐड करेगा, कोई कुछ कहीं से ऐड करेगा। एक बार हमने किचन दे दिया असेंबल करने के लिए, अब आप अपने हिसाब से अपनी चॉइसेस से जो जो चीजें आपको जरूरत होंगी आप उनको परचेज करेंगे और ऐड करते रहेंगे। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्कीमा ऑर्गेनाइजेशन। और जो भी कुछ नया आप उसमें ऐड करते जाएंगे, इट इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। तो बच्चे को जो भी कुछ पहले पता था, उसने पार्क में गया तो डॉग को देखा, तो डॉग के बारे में वो कुछ इंफॉर्मेशंस को अपने स्कीमा में फिट करता है। दिस इज सिमुलेशन। ठीक है। अब इसकी हिंदी मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि हिंदी होती है, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रही है। मैंने सोचा था कि इस सेशन के बीच में एक बार इसको देख लूंगी, लेकिन कोई टफ नहीं है। एसिमिलेशन अकोमोडेशन ही याद रखिए, और स्कीमा को स्कीमा ही कहते हैं, उसमें कोई अलग सा वर्ड भी नहीं है। अब फिर से एसिमिलेशन हो रहा है क्या? कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? बिल्डिंग नॉलेज टू एलिमिनेट डिसइक्विलिब्रियम। कोई जो डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है उसको ठीक करने के लिए, फिर से इक्विलिब्रियम, जो हमारे किचन जो हमने अरेंज किया था उसमें जो कुछ खड़बड़ हो गई थी, उसको फिर से सेटल करने के लिए हम क्या करते हैं? एसिमिलेशन करते हैं, और फिर डिसइक्विलिब्रियम खत्म हो जाता है, फिर से एक प्रॉपर सेटिंग हो जाती है। तो क्या डिसइक्विलिब्रियम हुआ रहा होगा? पहले जब बच्चा किताब में देखता था डॉग को या कभी दूर से देखता था तो उसको ये समझ में आता था कि वो फरी है, लेकिन अब जब पास में आया ना तो उसको एक इंफॉर्मेशन और ऐड हो गई। अरे ये तो डॉग है, ये फरी इसकी बॉडी होती है। फिर उसने क्या किया? भाव से कर दिया। तो जब उसने बार्क किया तो उसको ये भी समझ में आया कि ओह, दिस इज यूनिक साउंड फॉर द डॉग। वो इस तरह से बोलता है, हमने तो आज तक कभी किताब में भी नहीं सुना था, और जब दूर से कभी उसने खिड़की से भी डॉग को देखा रहा तब भी उसने सुना नहीं था उसका बार्क करना, भौंकना। तो ये जो चीजें नई ऐड हुई, तो इसकी वजह से कुछ खड़बड़ हुई उसके पहले स्कीमा में, लेकिन उसने उस खड़बड़ को ठीक करते हुए एसिमिलेट करे नई इंफॉर्मेशन को, और इस तरह से नई इंफॉर्मेशन वो सीख रहा है। फिर क्या होता है, कुछ समय बाद वो क्या कर रहा है? सारी की सारी चीजें जोड़ता जा रहा है एसिमिलेशन में। मैंने बताया पहले वो खाली समझता था कि ईयर हैं, चार पैर हैं, टेल है। फिर उसने क्या क्या देखा? बार्क भी देख लिया, फरी भी देख लिया। फिर अचानक से उस कुत्ते ने आकर के उसको लिक कर दिया, चाट दिया, तो उसको ये भी पता चला ओह, इसकी टंग भी इस तरह से है और इस तरह से सॉफ्ट है। तो ये सारी चीजें उसकी स्कीमा में धीरे धीरे क्या हो रही हैं? एसिमिलेट हो रही हैं। अब क्या होता है, वही बच्चा एक दिन फिर से पार्क में घूमने गया अपने फादर के साथ। तो उधर से क्या हुआ, एक कैट आ गई, बिल्ली। तो उसने बिल्ली को देखा, तो बिल्ली को भी देख के वो समझ रहा है कि अरे ये तो एक और डॉग आ गया, साइज में छोटा है। क्यों? क्योंकि चार पैर भी है, कान भी है, पूंछ भी है, फरी भी है, लिक भी कर सकती है। लेकिन जो डिफरेंसेस दिखे वहां पे उसको समझ में आया जब उसने बोला। तो उसने तो बार्किंग थी, डॉग की बार्किंग वो जानता था, लेकिन जब इसने म्यू कहा तो उसने समझा कि नहीं, इट इज समथिंग डिफरेंट। तो अब जो पुराना स्कीमा में जो डॉग के बारे में ही थोड़ी थोड़ी चीजें फिर से लगाई जा रही थी, एसिमिलेट करी जा रही थी, अचानक से कुछ नया आ गया, और उस बच्चे ने उस इंफॉर्मेशन को अकोमोडेट किया, और ये भी बताया कि अभी यहाँ पे एक और डिफरेंस है। उसने तुरंत देखा कि वो बिल्ली पेड़ पे चढ़ गई, तो उसने क्या देखा कि ये एक अलग क्रिएचर है, ये कैट हो गई और ये डॉग हो गई, और दोनों में ये डिफरेंसेस हैं। ओके। तो अगर हम जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, जैसे अभी एक छोटा बच्चा, तो उसने देखा कि उसने कैट देखी हुई है और डॉग बड़ा देखा हुआ था। अब उसने कभी भी छोटे डॉग के बच्चे नहीं देखे, तो ऑल ऑफ सडन जब उसने एक पार्क में छोटे पपीज देखे, तो उसका रिस्पॉन्स होता है कि म्याऊ, कैटी। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि ये जो साइज है तो वो डॉग नहीं है, वो कैट है, और डॉग का वो उसने बड़ा साइज देख रखा तो वो बड़ा साइज है। लेकिन अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो फिर ये फाइंड आउट कर लेगा कि नहीं, ये कैट नहीं है, ये क्या है? डॉग ही है, और ये शॉर्ट फॉर्म छोटा डॉग है, तो इसको पपी के कैटेगरी में वो रखेगा। तो ये जो प्रोसेस है एसिमिलेशन अकोमोडेशन की, ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है, और हम किसी भी नए कंसेप्ट्स को लर्न करके उनको
अपने यूनिक तरीके से ऑर्गेनाइज करके अपनी इंफॉर्मेशन सेटअप में क्या करते हैं, रखते जाते हैं। तो ये जो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म का मॉडल है, ये बताता है कि किस तरीके से हर एक लर्नर अपना इंडिविजुअल स्कीमा प्रिपेयर करता है और किसी भी दो लोगों का स्कीमा जो है वो सेम नहीं हो सकता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो, आपकी क्वेरी हो तो पूछ लीजिए पार्टिसिपेंट्स। उस लंच सेशन में सबसे ज्यादा नींद आती है ना? No, ma'am. Anyone wants to ask anything? No, ma'am. कहीं कुछ नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा मॉडल है कंस्ट्रक्टिविज्म का, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म के बाद अब हम बढ़ रहे हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म is about knowledge exists in a social context and is initially shared with others instead of being represented solely in the mind of an individual। यहाँ पे ये कहते हैं कि जैसे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म वाले बोल रहे थे कि सब कुछ जो है वो इंडिविजुअल माइंड में है, इंडिविजुअल स्कीमास फॉर्म होते हैं, लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि जो स्कीमा फॉर्म भी होता है वो हमेशा सोशल कंटेक्स्ट में शेयर किया जाता है, तो आपकी लर्निंग जो है वो ज्यादा अच्छी होती है। यहाँ पे जो थ्योरी हमें डिस्कस करनी है वो हमें वाइगॉत्स्की की थ्योरी डिस्कस करनी है, जो ये है उस थ्योरी का एक्सप्लेनेशन, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले एक पर्पल कलर का सर्कल है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि करंट अंडरस्टैंडिंग कैन वर्क अनअसिस्टेड। मान लिया कोई भी बच्चा है, उससे हम कुछ भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो क्या क्या कर पाएगा, वहां पे जो उसके करंट अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और उसकी जो इन्नेट एबिलिटीज होती हैं, या जो खुद करके देख सकता है, सीख सकता है, वो खुद कर लेता है और उतना वो अचीव कर लेता है। अब जो दूसरा एक एरिया है जो आप लोगों को दिख रहा होगा स्काई ब्लू कलर से, ये एरिया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब अगर बच्चे को हम कुछ मदद कर दें, तो जैसे उसकी एबिलिटीज थी वो बिना किसी मदद के केवल इतना कर पा रहा था, जो ये पर्पल वाला सर्कल है, तो अब वो किसी की मदद से, जो आपका टीचर होगा जो उसकी मदद करेगा, उसकी अगर मदद मिल जाए तो इस बड़े वाले सर्कल तक वो अपनी एबिलिटीज को डेवलप कर सकता है और उसकी परफॉर्मेंस, उसकी अचीवमेंट इस लेवल तक पहुंच सकती है। इसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग एक टर्म है जिसमें हम ये कहते हैं कि हमें लर्नर की सहायता करनी है, और जैसे जैसे लर्नर उस काम को करने में खुद सक्षम हो जाए, हमें अपनी तरफ से उस सहायता को धीरे धीरे हटा लेना होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक बच्चा है, मान लिया वो, उसकी हाइट इतनी नहीं है कि कोई एक अलमीरा के ऊपर सामान रखी है और उसको वो उतारना चाहता है, तो आप उसको क्या करेंगे, एक स्टूल प्रोवाइड कर देंगे, तो वो स्टूल पे चढ़ के उस सामान को इजिली उतार सकता है, उस गोल तक पहुंच सकता है। तो यू आर प्रोवाइडिंग स्कैफोल्ड। वो जो आपने एक स्टूल, जो एक सपोर्ट प्रोवाइड किया, वो एक स्कैफोल्ड है जो आपने दिया। लेकिन जैसे ही बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी, वो डेवलपमेंटल स्टेजेस में उतना बड़ा हो जाएगा, तो फिर क्या ये जरूरत है कि वो स्टूल वहां पे रखा जाए उसको वहां तक पहुंचने के लिए? बिल्कुल नहीं। अब क्या कंडीशन है, अब आपको जरूरत है कि जैसे जैसे बच्चे की हाइट बढ़ गई, आपको वो स्टूल हटा लेना है। वो जो सपोर्ट आपने दिया था उसकी लर्निंग के लिए, उसकी अचीवमेंट के लिए, उसको आपको हटा लेना है। और बच्चा अब खुद इतना कैपेबल हो गया है, खुद उसके अंदर इतनी एबिलिटीज हो गई हैं कि वो क्या करेगा, आगे जा करके वो चीजें कर पाएगा। तो लेकिन जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में रोल ऑफ टीचर है, वो यही है अबाउट द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट,
कि वो कौन सी मदद है, वो कौन सी स्कैफोल्डिंग है, अगर एज अ टीचर आप बच्चे को प्रोवाइड कर दें तो वो बच्चा अपने डेवलपमेंट को इस लेवल तक अचीव कर लेगा। ओके, अब यहाँ पे एक बात और भी समझने की जरूरत है, जो ये ग्रीन सर्किल है जहां पे लिखा हुआ है आउट ऑफ रीच। हर एक बच्चा अलग होता है और हर एक बच्चे की एबिलिटीज भी अलग होती हैं, और बहुत सारे टास्क ऐसे हैं जो उस बच्चे को पूरे करने के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सारे उनके अंदर एबिलिटीज ही नहीं है। तो हम अननेसेसरी बच्चों पे वो प्रेशर भी ना क्रिएट करें कि आपको ये भी कर लेना है, ये भी कर लेना है, ये भी कर लेना है, ये भी कर लेना है। जैसे अब एक बच्चा है तो उससे ये भी है कि तुम 100% स्कोर भी कर लो, मैथमेटिक्स में भी, साइंस में भी, और तुम्हारे फिर डांस में कम क्यों आए? परफॉर्मिंग आर्ट में तो वहां बगल वाले मोहल्ले वाले बच्चे को 2 प्राइज मिले लेकिन तुम्हें एक भी नहीं मिला। सो दिस इज द रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक। आपको क्या करना है? आपको ये भी समझना है कि हर बच्चे के लिए सब कुछ पॉसिबल नहीं है, उसके अंदर कुछ एबिलिटीज हैं जो किसी स्पेसिफिक एरिया में काम करने के लिए है, और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो उसके लिए आउट ऑफ रीच हैं। और जो आप एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से एज अ टीचर, एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी करते हैं, आप अपने ऊपर वो चीजें रख के देखिए ना। आप क्या हर एरिया में सक्सेसफुल हैं? सारी चीजें आपको आती हैं? कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिसमें एरिया में आप काम नहीं कर सकते? नो डाउट है। और सबको अपनी अपनी एबिलिटीज, अपने अपने टारगेट्स पता है कि हमें क्या करना है, हम किस काम को ज्यादा अच्छा सा कर सकते हैं। कभी भी बच्चे को ये भी प्रेशर नहीं बनाना कि तुम्हारे मम्मी पापा तो ये हैं तो तुम वो क्यों नहीं कर पा रहे हो। बच्चे से ये कहना क्यों? क्योंकि मम्मी पापा की अलग एबिलिटीज हैं, उन्होंने अपने हिसाब से अपनी एबिलिटीज को डेवलप किया है, उस बच्चे की अलग एबिलिटीज हैं, हो सकता है उसकी एबिलिटीज उनसे कुछ डिफरेंट हो, तो वो अपने अलग एरिया में। तो हर एक इंडिविजुअल के लिए कुछ एक ऐसा एरिया है जो आउट ऑफ रीच होता है, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करने चाहिए। हमारा फोकस उस पर होना चाहिए जो उसकी एबिलिटीज है, उसको कैसे हम स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करके मैक्सिमम डेवलपमेंट तक पहुंचा दें। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग, जिसमें कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म और इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म दोनों हो गया। जो लोग बिना एजुकेशन के बैकग्राउंड के हैं उनके लिए बहुत ओवरलोडेड कंटेंट हो रहा होगा ना, तो इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको इसका वो ओवरलोडेड सेक्शन अपने दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। आपको केवल वो फिल्टर आउट करना है जो आप अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो समझनी है अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, अबाउट द लर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ लर्नर। ओके, दैट्स इट। इसके बाद बात आती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। हम जानते हैं कि हमारे जो क्लासरूम में बच्चे बैठे होते हैं उन सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, और हम अपनी लर्निंग को, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को जो हम क्लासरूम में प्रोवाइड करने वाले हैं, अगर उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर करते हुए प्रोवाइड करें तो लर्निंग मैक्सिमम होगी। अदरवाइज क्या होगा, जो अबव एवरेज ग्रुप वाले बच्चे हैं वो जल्दी चीजें कवर अप कर लेते हैं, और जो आपके एवरेज या बिलो एवरेज वाले बच्चे हैं उनके लिए वही चीजें क्या होती हैं, मुश्किल हो जाती हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड हाउ इट इज इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन, वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस? Each student is a unique individual, different in cognitive and affective development, social maturity, ability, motivation, aspiration, learning styles, needs, interest and potentials. तो ये सारे अलग अलग एरिया हैं जहां पे हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे इंडिविजुअल से क्या होता है, अलग होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, factors underlying student differences. These include innate differences, जो differences जन्मजात होते हैं, differences in intelligence, differences in social and economic background, variations in past learning experience. तो ये सारी चीजें हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्रिएट करती हैं, और हमारे क्लासरूम में बैठा हुआ हर एक लर्नर एक दूसरे लर्नर से अलग रहता है।
ड्रेवर जेम्स ने जो डेफिनेशन बताई इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए वो है वेरिएशंस और डेविएशन फ्रॉम द एवरेज ऑफ द ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द मेंटल और फिजिकल कैरेक्टर्स occurring in the individual member of the group are individual differences. एक और डेफिनेशन है जहां पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन ऑल साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल, मेंटल एबिलिटीज, नॉलेज, हैबिट, पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर ट्रेट। तो ये सारे एंगल हैं जिनसे कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक्चुअली होती क्या है उनको समझ सकते हैं। कौन कौन सी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं जो हमारे क्लासरूम के लर्नर में एग्जिस्ट करती हैं और एज अ टीचर हमें उनको समझने की जरूरत है। फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में, डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स होते हैं। बायोलॉजिकली ये प्रूव्ड है कि जो मेल और फीमेल स्टूडेंट्स होते हैं दोनों की कैपेबिलिटीज में बहुत अंतर होता है। ठीक है, कुछ ऐसी एबिलिटी एरिया है जो फीमेल इंडिविजुअल्स में ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, वहीं कुछ ऐसी एबिलिटीज एरिया भी हैं जो मेल स्टूडेंट्स में ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स जो डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को भी आपको अपने क्लासरूम में हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस मैंने कल भी डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि इंटेलिजेंस का मेजरमेंट पॉसिबल है आईक्यू के फॉर्म में, और जब हम आईक्यू के बारे में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वहां पे आपकी क्लासरूम में जो स्ट्रक्चर मिलती है वो क्या होती है, 68% एवरेज होते हैं और 16% अबव एवरेज एंड 16% बिलो एवरेज आईक्यू वाले स्टूडेंट आपकी क्लासरूम में बैठे होते हैं। डिफरेंसेस इन अचीवमेंट, कोई भी बच्चा होता है उसकी जो प्रीवियस अचीवमेंट्स हैं वो भी उसके आगे की लर्निंग को डिसाइड करने में मदद करती हैं। तो उन डिफरेंसेस जो अचीवमेंट के लेवल में जो डिफरेंसेस हैं उनको भी देखना पड़ता है टू इंश्योर प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट इन योर क्लासरूम। डिफरेंसेस इन मोटर एबिलिटीज, हर एक बच्चे की मोटर एबिलिटीज में भी डिफरेंस होते हैं। रेशियल डिफरेंसेस भी हैं, जो ह्यूमन बीइंग के जो अलग अलग रेसेस हैं उसमें भी कुछ ना कुछ एबिलिटीज के डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट, बच्चों के इंटरेस्ट एरिया अलग अलग होते हैं जिसकी वजह से भी डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। इमोशनल डिफरेंसेस, सबका जो होम इन्वायरमेंट है वो अलग है, सबका एक इमोशनल इंट्रेंस जो स्ट्रेंथ है वो एक अलग है, तो किस तरह से उसका इमोशनल डेवलपमेंट हुआ है वो भी एक फैक्टर कॉज करता है कि इमोशनल डिफरेंसेस क्या क्या हैं इंडिविजुअल्स। पर्सनालिटी डिफरेंसेस, हर एक बच्चे की पर्सनालिटी अलग अलग होती है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट होते हैं बच्चे और कंप्लीटली उसको चेंज करना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप अगर उन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से अपनी टीचिंग लर्निंग को इंश्योर कर सकते हैं। तो वो जो पर्सनालिटी डिफरेंसेस हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना है। कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं? तो सबसे पहला फैक्टर जो सबसे मेजर है दैट इज हेरिडिटी। जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी दो इंडिविजुअल हो उनके फिंगरप्रिंट किसी के भी सेम नहीं होते, चाहे वो आइडेंटिकल ट्विंस ही हों। क्यों? क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का जो जेनेटिक मेकअप है वो अलग होता है, उसकी वजह से उसमें बहुत डिफरेंसेस होते हैं। आपने देखा होगा कि जो आइडेंटिकल ट्विंस भी होते हैं उनके एटीट्यूड, हैबिट, वर्क स्टाइल, लर्निंग स्टाइल, लेवल ऑफ एस्पिरेशन, पर्सनालिटी, उन सब में जमीन आसमान का अंतर रहता है। भले वो फिजिकली देखने में एक जैसे हैं लेकिन जेनेटिक मेकअप में फिर भी इतना वेरिएशन हो जाता है जो उनके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस को प्लेस कराता है। दूसरा, और उनमें नॉर्मली उतना ही डिफरेंस देखने को मिल जाता है जो एक ही माता पिता के किन्हीं दो बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत रोल प्ले करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट करने में। हम सभी इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसी होंगी, जैसा लर्निंग इन्वायरमेंट होगा, जिस तरह से बच्चे को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इन्वायरमेंट मिलेगा, उसका डेवलपमेंट वैसा ही हो जाता है और वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में रिजल्ट रहता है उसका। इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट, रेस एंड नेशन, ये भी आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्रिएट करते हैं।
सेक्स डिफरेंसेस पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसकी वजह से क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे। एज एंड इंटेलिजेंस, आपके क्लासरूम में बच्चों का जो एज और इंटेलिजेंस अलग अलग है, उसकी वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। टेम्परामेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, इसके बेसिस पे भी आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देख सकते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन एंड एजुकेशन and other causes like interest, aptitudes, achievements, sentiments, character, educational and home background lead to individual differences. Okay. अब ये कर्व मैं आप लोग को बार बार समझा चुकी हूँ, आईक्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम इंटेलिजेंस क्वोशेंट के बेसिस पे, आईक्यू के बेसिस पे ग्राफ प्लॉट करें किसी भी सोसाइटी में, किसी भी लर्नर के बीच में, तो हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी वो ग्राफ हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और ये बात हमें पता होनी चाहिए कि 68% एवरेज होंगे और 16% अबव एवरेज और 16% बिलो एवरेज। अगर ये बात जान के हम अपने क्लासरूम में इंस्ट्रक्शन प्लान करेंगे तो हमारी एक्सपेक्टेशन सबसे एक जैसी नहीं रहेगी। हम ये समझ जाएंगे कि एक ग्रुप बच्चों का ऐसा है जो अगर अबव एवरेज है, तो एक ग्रुप ऐसा भी है हमारे क्लासरूम में जो बिलो एवरेज भी है, और उनके लिए हमें कुछ डिफरेंट टास्क, कुछ डिफरेंट असाइनमेंट, कुछ डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग प्लान करने की जरूरत है, जो आपके अबव एवरेज वालों के साथ चलाने से सक्सेसफुली नहीं पूरी हो पाएगी। ओके, इस पे काफी बात हो चुकी है। अगेन वही डिस्क्रिप्शन है, -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच का कर्व होता है, और इस तरह से हम एबिलिटीज को देख सकते हैं कि किस तरह से हमें इंटेलिजेंस के बेसिस पे ये एबिलिटीज मिले। इस बात को समझना हमारे क्लासरूम में बहुत जरूरी है, और इसी बेसिस पे एक साइकोलॉजिस्ट थे टरमैन, जिन्होंने क्लासिफाई किया है 9 अलग अलग क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। तो जब लेवल ऑफ इंटेलिजेंस आईक्यू को हम देखते हैं, तो जो सबसे टॉप आईक्यू वाले लोग होते हैं उनको जीनियस कह दिया, फिर नियर जीनियस, फिर वेरी सुपीरियर, फिर सुपीरियर, फिर एक कैटेगरी जो एवरेज, फिर एवरेज के नीचे भी 4 कैटेगरी बनाई, जिसमें बैकवर्ड, फीबल माइंडेड, डल एंड इडियट। तो जो आईक्यू के बेसिस पे जो क्वांटिफाई किया गया, आईक्यू निकाला गया, मेंटल कैपेसिटी निकाली गई, उसके बेसिस पे टरमैन ने इस तरह के 9 क्राइटेरिया बनाए, जिसमें कि हम स्टूडेंट्स को कैटेगराइज करके और वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं, और उस हिसाब से ही हमें अपनी टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस को प्रोवाइड करने की जरूरत होती है। ओके, क्या रोल है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का हमारे एजुकेशनल सेटिंग में, हम क्यों इसको समझें, क्यों जानें? तो हमें ये भी देखना है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर एग्जिस्ट करती हैं, तो हमारे क्लासरूम का साइज लिमिटेड होना चाहिए। क्योंकि अगर क्लासरूम बहुत बड़ी होगी तो आप तो बस बच्चों का शोर मैनेज करना और किसी तरीके से क्लास हो जाए और हम निकल जाएं, इसी में परेशान रहेंगे, इसी में स्ट्रगल करते रहेंगे। तो अगर क्लासरूम छोटी होगी तो एज अ टीचर आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे ध्यान भी दे सकते हैं, और उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग बच्चों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह के जो उपाय आपको करने चाहिए क्लासरूम में, उनके बारे में सोच भी सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि क्लास का साइज छोटा रहे, जिससे हम हर एक बच्चे पे व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे पाए और उसकी एबिलिटी के हिसाब से हम बच्चे को सिखा पाए। सेकेंड वन इज प्रॉपर डिवीजन ऑफ द क्लासरूम। ये क्या होता है, जैसे मैंने कुछ स्कूल्स में देखा, मैं रिसर्च के दौरान विजिट कर रही थी, तो वहां पे वो जैसे मान लिया 10th के स्कोर होते हैं, तो क्लास 11th में जो सेक्शन बनाए होते हैं वो ABCDE, कहीं कहीं पे 10-10 सेक्शन चलते हैं किसी किसी स्कूल में। तो सेक्शन ए में क्या होता है कि वो सारे बच्चे जो टॉप स्कोरर हैं एक सेक्शन में रख दिए, फिर उसमें बी सेक्शन में उससे थोड़ा नीचे वाले, सी में उससे नीचे वाले, और डी में उससे नीचे वाले, ई में बिल्कुल नीचे वाले। तो उन लोगों का कहना ये है, और जहां पे ये भी डिस्कस किया गया है कि डिवीजन कर देना चाहिए, उससे क्या होता है, टीचर को अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। क्यों? कि मान लिया सेक्शन ए के लिए हमें प्लान करना है, तो हमें पता है कि यहाँ पे अबव एवरेज बच्चे बैठे हुए हैं, तो हमें थोड़ा सा डिफरेंट मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज करने पड़ेंगे।
ये सब ऑलरेडी घर से कोचिंग ट्यूशन की मदद से वो कोर्स कंटेंट पढ़ के आए हैं जो अभी हम इनको पढ़ाने की कोशिश करने वाले हैं। तो हम इंस्ट्रक्शंस को कुछ उनके हिसाब से ऐड करके कुछ नई चीजें, कुछ नए टास्क, कुछ नई सिचुएशन उनके सामने प्रोवाइड करेंगे। फिर मान लिया सेक्शन सी और डी वाले हैं, तो हमें पता है दीज आर ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस लेवल पीपल, तो हम उनको क्या करेंगे, नॉर्मल जैसे पढ़ाते हैं उस तरह से उनके लिए इंस्ट्रक्शन प्लान करेंगे। और उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे सिचुएशन में भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जो अबव एवरेज वाले बच्चे हैं वो बीच बीच में क्या कर रहे हैं, डिस्टरबेंस कर रहे हैं, अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट करके, अननेसेसरी के क्वेश्चंस पूछ के कंटेंट को डेविएट कर रहे हैं, तो वहां पे ये भी दिक्कत नहीं आएगी। और लास्ट में जो बहुत बिलो एवरेज वाले हैं उनके लिए आपको पता है कि आपको वहां पे रिमीडियल टीचिंग देनी पड़ेगी, उनको एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ेंगे। तो आप उस हिसाब से क्या करते हैं, अपनी इंस्ट्रक्शन को प्लान करते हैं। तो एक तरह से तो ये सही है डिवीजन ऑफ क्लास, लेकिन मैं इसको सही नहीं मानती। क्योंकि जब हमने डिवीजन कर दिया अलग अलग, तो हमने टीचर के लिए तो काम आसान कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट का डेवलपमेंट था, मतलब अगर हम एवरेज और अबव एवरेज को एक साथ बैठाते तो हो सकता था कि कुछ एवरेज वाले भी अबव एवरेज बन सकते थे, मोटिवेट हो सकते थे, सीखने के लिए आगे बढ़ सकते थे, या कुछ बिलो एवरेज भी एवरेज बन सकते थे। लेकिन जब हमने उनका ग्रुप ही अलग कर दिया, उनसे इंटरेक्शन ही नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा, तो उनके आपने सीखने के या डेवलपमेंट के या मोटिवेशन के अपॉर्चुनिटीज को भी बंद कर दिया। तो इसलिए भले प्रॉपर डिवीजन ऑफ क्लास इज ओके ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बट मैं इसको सही नहीं मानती हूँ। मैम हियर आई वांट टू से कि ऐसा ही सिचुएशन मैंने एक स्कूल में देखा था जिसमें डिवीजन किया गया था, जिसमें मतलब जो अच्छे स्टूडेंट थे वो सेक्शन ए में थे और जो थोड़े बिलो एवरेज थे वो सेक्शन बी में थे। तो एक गर्ल थी जो सेक्शन बी में थी, उससे कभी भी पूछा जाता था तो शी यूज्ड टू से लाई दैट शी इज इन सेक्शन ए। इस वजह से हाँ क्या होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाता है और उसको मतलब इंसल्ट फील होता था कि बी बोलेंगे तो लोग सोचेंगे कि हम बहुत बिलो एवरेज है। तो हाँ उसी पीरियड में शी डेवलप्ड कि वो झूठ ही बोल ले, हाँ, विच ये इज आई कॉन्फ्लिक्ट्स भी थिंक। डेवलप होते हैं और बच्चे ये करते यस हैं। और यस जो स्कूल में भी आप राइवल बिहेवियर देख सकते हैं बिटवीन सेक्शन ए, बिटवीन सेक्शन बी। मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद मूवी का नाम हिचकी था कि क्या था, एक रानी मुखर्जी की मूवी थी, जिसमें दो यस मैम, हिच की। थे और उसमें एक ही स्कूल के दो यस यस मैम, पुअर और सेक्शन। रिच, रिच का वो हाँ था, हाँ पुअर हाँ, और रिच। तो वो मूवी इसी पे बेस्ड है। वो जो ग्रुप यस अलग बनाते हैं, एक रिच वाली क्लास थी और एक पुअर वाली क्लास थी, तो पुअर वाले किस तरह से काम करते हैं, रिच वाले। तो ये कंसेप्ट एक तरीके से गलत है और होता है। मतलब आप जो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं, मैंने तो बहुत पॉपुलरली, जब मैंने रिसर्च किया तो मेरे सेकेंडरी स्कूल पे रिसर्च थी, तो मैंने जितने भी स्कूल विजिट किए, मोस्टली मुझे वहां पे ये डिवीजन देखने को मिला। और ये इसलिए इजी हो जाता है क्योंकि टीचर को अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करने में आसानी रहती है। या मान लिया कोई भी टास्क करना है, मान लिया स्कूल में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आया कि साइंस ओलंपियाड है या कोई बच्चों को भेजना है, तो उसमें बाकी बच्चों को वो सब बताते भी नहीं है, बाकी सेक्शन से लेना ही देना नहीं है, केवल सेक्शन ए में गए, वहीं पे वो सारी चीजें बताई और सब कुछ हो गया फाइनल। तो दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ अवर एजुकेशन सिस्टम। मान लिया बच्चे ने एक बार 10th में उसके मार्क्स कम आ गए किसी भी कंडीशन की वजह से, तो आप उसको पूरी लाइफ अब क्या बना दिए, आपने वही 10th के बेसिस पे वो टैग दे दिया केवल। तो ये जो प्रॉब्लम है, जो हमने 10th के स्कोर कार्ड को इतना महत्वपूर्ण बना दिया है कि उसने आपका क्लास डिसाइड कर दिया। हाँ, बच्चे जब प्लेग्राउंड में भी खेल रहे होते तो कहते नहीं अरे वो सेक्शन ए वाला नहीं है, हम उसके साथ नहीं खेलेंगे, वो डी वाला है। या घर पे आ जाते हैं तो मोहल्ले में कम्युनिकेट हो जाता है कि नहीं वो सेक्शन ए वाले हैं और वो सेक्शन डी वाले हैं, तो उन दोनों का आपस में कोई पैचअप नहीं हो सकता। फिर उसके बाद पेरेंट्स भी एक दूसरे का शक्ल नहीं देख सकते क्योंकि उससे भी कुछ डिफरेंसेस आने लगेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है, और इवन इसमें जो इनिशिएट कर पाएगा वो कौन इनिशिएट कर पाएगा, पेरेंट्स। आपको आपके बच्चे में ट्रस्ट रखना है, आपका बच्चा सेक्शन डी में है तो उसके अंदर भले वो सो कॉल्ड नंबर वाली एबिलिटी नहीं है, लेकिन कोई तो एबिलिटी है जिसकी वजह से डी में है। तो आपके अकॉर्डिंग तो आपको रिवोल्ट करना है कि आपको कहना है कि अगर आप ए में कर सकते हो करें, और अगर आप ये सिस्टम अलग खत्म कर सकते हैं तो करें, एक
क्लासरूम एनवायरनमेंट बनाए बिकॉज इट इज गुड इन दिस एस्पेक्ट, अदरवाइज हम अपने बच्चे को वहां से भी ड्रॉ कर लेंगे। तो एज अ टीचर, जहाँ एज अ पेरेंट हमें जहाँ पे लीड नहीं लेते, एज अ टीचर हमें जहाँ पे लीड लेना चाहिए हम वहां नहीं लेते, शायद कंफर्ट जोन ढूंढते रहते someone हैं। wants to ask something. हाँ Hello? प्लीज प्लीज प्लीज, इवन आप लोग पूछ रहे हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा, बहुत मोनोटोनस चल रहा था, मैं केवल पढ़ रही थी, और वो जो पोस्ट और यहाँ की गर्मी तो आप लोग जानते ही हैं, तो जैसे लगा था कि सो ही जाएंगे। कुछ कौन पूछना चाहता है? Bijal Kumar ji, kindly unmute yourself. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now you can proceed. ओके, शायद वो बाय मिस्टेक Unmute. Yes, ma'am. हो गया था, कोई बात नहीं। तो मैं आगे चलती हूँ। तो मैं जैसे प्रॉपर डिवीजन ऑफ क्लास इज ओके, थ्योरेटिकली इट्स ओके, बट मैं इसको प्रैक्टिकली सही नहीं मानती, और ये चल भी रहा है। और लेकिन इसके लिए आपको एज ए टीचर या एज ए पेरेंट या एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। या आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि स्कूल वालों से ही इतना कह दें कि वो ये तो एटलीस्ट बोल दें कि हाँ सेक्शन ए वाले आर बेटर इन सर्टेन काइंड ऑफ एबिलिटी, but section B are better in some different kind of ability, or section E people are different in some different kind of ability. ओके तो इतना ही कर दें तो बहुत है कि बच्चों के अंदर वो एक फीलिंग ना आए, एक इंफीरियोरिटी की और एक सुपीरियोरिटी की। ठीक है ना? एक्सक्यूज मी मैडम। करिकुलम, हाँ हेलो मैडम। हाँ डॉक्टर मनीषा, आप कुछ हाँ कहना? हाँ हाँ। हाँ एक स्कूल में तो मैंने ऐसा भी डिफरेंस देखा था कि बहुत सारे कॉलेज में भी है एट प्रेजेंट ए हाँ बी सी डी जो सेक्शंस करते हैं। तो ए में जैसे बहुत ब्रिलियंट बच्चे बैठाते हैं और बी और सी में कम ब्रिलियंट लो वाले। हाँ तो जो हाँ लो कैटेगरी के जो बच्चे हैं तो इनको हाँ। ज्यादा अच्छे से पढ़ाया जाता है। यानी मेरे बेटे के अच्छा ही कॉलेज में ऐसा हुआ था कि मार्क्स अच्छे आए थे, उसको ए में ये किया था। तो ए वाला बच्चा बी और सी में बैठ सकता है, लेकिन बी और सी सेक्शन वाला बच्चा ए में नहीं बैठ सकता जब तक आप अच्छे स्कोर नहीं कर लेते हो। लेकिन उन्होंने ये अच्छा किया है कि बी और सी वालों को बहुत अच्छे से क्लियरली और डीपली पढ़ाया जाता है, लेकिन ए क्लास हाँ, में वैसा नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि उनको मालूम है कि इनको आता है तो इनको और ये डायरेक्ट घर वर से अपना पढ़ लेंगे सारा पढ़ कुछ। पढ़ लेते करके। हाँ, तो ये डिफरेंस अच्छा है ना मैडम फिर ये। हाँ मैडम ने ये जो शेयर किया ये अच्छा है, वही मैं कह रही ना कि ये हाँ प्रैक्टिस उतार सकते हैं ना कि हाँ हाँ डिफरेंट है, एबिलिटी में डिफरेंट है, और जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सपोज अगर हमें रिमीडियल ट्रीटमेंट देना है तो हमें पता है सबसे ज्यादा हमें सेक्शन ई में देना है। या हम कभी ये भी तो कर सकते हैं, बहुत छोटा सा एफर्ट, ए ही हमेशा बेटर नहीं है, इसका रिवर्स भी तो ऑर्डर कर सकते हैं ग्रुप का, कि सेक्शन ई कम से कम वो जो नॉर्मल एक जो हायरार्की बन गई है ए बी सी डी वाली बच्चों के बीच में, उसको ही दूर कर दे। मान लिया हमने बता दिया कि सेक्शन सी है, अब सेक्शन सी भी तो हो सकता है सबसे ज्यादा हाई मेंटल एबिलिटी वालों का। हमें खाली जानना ही तो है। जैसे हम लोग स्केल ऑफ मेजरमेंट की बात करते हैं तो नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, तो एबीसी जो सेक्शन है वो क्या है, नॉमिनल है। तो उसको हम हायरार्की क्यों बनाए? तो सोसाइटी में जैसे मान लिया कोई बच्चा कहता है कि हम सेक्शन सी में है, तो उसको अब हो सकता है कि सेक्शन बी जो हो सबसे लोवेस्ट एबिलिटी वाला हो, तो हम इसको ये क्यों हायरार्की क्यों दे रहे हैं? जैसे मान लिया सचिन तेंदुलकर हैं, वो 10 नंबर की जर्सी पहन के आते थे, ठीक है, तो उसमें 10 क्या बता रहा है? वो 10वें नंबर के खिलाड़ी हैं, या वो 10 रन बनाएंगे, या वो 10 मैच खेल चुके हैं, कुछ नहीं बताता है। बस एक आइडेंटिफिकेशन है नंबर 10। या कोई 99 नंबर की टी शर्ट पहन के खेलता था तो क्या क्या मतलब है कि वो 99 रन बनाएगा, ये 99 नंबर पे आएगा? ये जो 1 नंबर की खेल रहा है तो उसका क्या मतलब है, वो हमेशा ओपनर बैट्समैन होगा? नहीं। तो कहने का मतलब मेरा ये भी है कि एक छोटा सा एफर्ट हम ये भी कर सकते हैं कि हम ये हायरार्की तो खत्म कर दें ए बी सी डी ई की। जैसे अल्फा बीटा गामा अगर हम यूज करते हैं तो अल्फा बीटा गामा में कोई हायरार्की नहीं है अगर हम नाम यूज करें। हाँ, हम कभी कभी इवेलुएशन प्रैक्टिसेस में अल्फा बीटा गामा को भी हायरार्की में देखते हैं, जैसे अल्फा इज ए एंड बीटा इज बी एंड गामा इज सी कैटेगरी। तो हमें जरूरत इस चीज की भी है कि थोड़ा सा अगर जरा सा एफर्ट करके हायरार्की ही खत्म कर दें। और रही बात आइडेंटिफिकेशन की, तो आप नहीं समझ जाओगे कि सेक्शन सी वाले सबसे टॉप वाले बच्चे हैं।
कम से कम सोसाइटी में तो ये, और हर बार बदल दो, कभी सेक्शन ए बना लो, कभी बी बना लो, कभी सी बना लो, और बच्चे का खाली वो नॉमिनल ही तो है कि वो किस सेक्शन में है, उससे एक हायरार्की क्यों रिफ्लेक्ट करना। ठीक है, तो हम ये, और मैडम ने जो, मनीषा मैम ने शेयर किया कि हाँ वो लोग डिफरेंशिएट करते हैं और उसके बाद वो उन लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट्स देते हैं, वो बिल्कुल अच्छा तरीका है कि अलग एक ग्रुप बना लिया और हमें पता है कि हमें इन लोगों को ध्यान नहीं भी देंगे तो ये भी घर वर से कर लेंगे, कोचिंग ट्यूशन से कर लेंगे, लेकिन इनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इनको ज्यादा रिमीडियल टीचिंग की जरूरत है, तो इट्स गुड प्रैक्टिस। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ डिवीजन ऑफ क्लास इज करेक्ट, बट उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं, उसको वर्स्ट सिचुएशन में यूज कर रहे हैं, किस तरह से बना दे रहे हैं, वो ना करके अगर हम पॉजिटिव वे में उसको लेकर के काम करें तो ये अच्छा काम कर सकता है। मैम योर दिस सजेशन इज ब्रिलियंट कि वो हायरार्की नहीं होनी चाहिए। हम अगर लोग इस सारे स्कूल्स ऐसा नॉमिनल स्केल ऑफ ब्रिलियंट, मेजरमेंट को देखते हैं तो बच्चा कम से कम घर पे या मोहल्ले में तो नहीं बताता फिरेगा ना कि मैं ए वाले में हूँ या डी वाले में है। घर का आम पब्लिक तो समझ ही नहीं सकती ना कि ABCD का मतलब क्या है, नथिंग। वो केवल एक आपका आइडेंटिफिकेशन है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना हाउसेस अलग अलग बटे रहते हैं, तो जैसे हाउसेस की कोई हायरार्की नहीं है कि कौन से हाउस वाले से, अभी का तो स्कूल्स में ट्रेंड हो गया ना कि ये हाउस वाले उस दिन येलो टी शर्ट पहनेंगे, उस दिन वो वाले ग्रीन पहनेंगे, उस दिन ये रेड पहनेंगे, दुनिया भर के कैलकुलेशन करते हैं वो लोग। तो लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता, जैसे कोई भी बच्चे को आप येलो टी शर्ट पहन के देखते हैं, कभी रिक्शे पे बैठा हुआ, कभी ग्रीन टी शर्ट पहने देखते हैं, कभी रेड टी शर्ट पहने देखते हैं, तो आप क्या ये कहते हैं कि नहीं येलो वाला बेकार है और ग्रीन वाला बहुत अच्छा है और रेड वाला तो फेल हुआ रहा होगा? नहीं, क्योंकि उसकी कोई हायरार्की नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इट्स ओनली नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो हम यहाँ पे ABCD को भी तो चेंज कर सकते हैं, इसमें केवल नॉमिनल है, कुछ भी हो सकता है, या हम सेक्शंस के नाम बदल लें। और उसके लिए कुछ एक और पॉजिटिव आइडिया है जो आप अपने एज ए पेरेंट्स अपने स्कूल वालों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मान लिया हमारे साइंस के सेक्शन है, तो हम कुछ साइंटिस्ट के नाम से रख लें। जैसे मैं आपको शेयर करती हूँ कि BHU में जो हॉस्टल्स के नाम है वो साइंटिस्ट के नाम से हैं, तो वैसे हम अपने सेक्शन के नाम साइंटिस्ट के नाम से, JC बोस सेक्शन, ठीक है, खुराना सेक्शन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना सेक्शन। तो आप ये हायरार्की तो खत्म कर दीजिए और आपका क्या है, वो केवल एक नाम है उस सेक्शन का, तो वो आप किसी मैडम के नाम पे भी रख सकते हैं, कोई एक्टिविटी आप करवा सकते हैं। हमारे यहाँ पे मैडम जैसे के लिए डिवोटेड है। हाँ, मैडम बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ, मेरे बेटे के स्कूल में एक ऐसा था कि पहले साल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था ABCD जैसे सेक्शन से, लेकिन हाँ, बच्चे मिक्स रहते थे, यानी उन्होंने मिक्स ही किए थे कि कुछ ब्रिलियंट लोएस्ट सब बच्चे मिक्स रहेंगे। लेकिन हाँ, दूसरे साल वो A वाला बच्चा कभी एक ये क्लास में नहीं रहेगा, उसको B में डालते थे, और हाँ, कंटिन्यूस आगे 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 B से C में जाएगा, C से D में जाएगा, ऐसे अल्फाबेटिकली उनके वही चेंज होते रहते, उनके लेकिन स्कूल में बच्चे कोई मिक्स रहते थे। हायरार्की नहीं रही होगी। हाँ, हाँ, बच्चे मिक्स रहते थे, लेकिन ABCD चेंज होता जाता था हर साल। कभी हर ये डी साल। में भी गया, कभी ई में भी गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हाँ, तो रहता था वही कि ना, यहाँ से। वहां पे हाँ, केवल किसी पर्टिकुलर ऐसा एरिया होना चाहिए। सिंबॉलिक है, तो हम्म। बाकी ABCD का कोई हायरार्की नहीं है। तो हम अगर वो हायरार्की खत्म कर दें तो बच्चा अगर D सेक्शन में भी है तो सोसाइटी में तो कोई ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकता ना कि D सेक्शन में है। और उसमें हम ABCD हटा करके कोई भी नाम रख लें, जैसे हम हाउसेस के अलग अलग नाम रखते हैं कि डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम पे हाउसेस के नाम रहते हैं, तो हम उस तरह से सेक्शन के भी नाम तो रख सकते हैं ना अलग अलग, और जिसमें कि कोई हायरार्की नहीं होगी, हम उनको समझ नहीं सकते, उनको सोसाइटी में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इस तरह से हम उनको डीमोटिवेट नहीं करेंगे। और अगर हम मोटिवेट नहीं कर सकते, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर सकते, तो इतना तो कर देना कि डीमोटिवेट ना हो बच्चा। लेकिन मैं बता रही हूँ ऑनेस्टली, मैंने ऐसे स्कूल देखे हैं जहां पे सेक्शन ABCD और प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक एक्टिविटी, और जैसे प्रिंसिपल है तो वो मुझे डेटा कलेक्शन के लिए बोलती भी थी, इट्स यूजलेस टू गो इन द सेक्शन D and E, बच्चे समझ भी नहीं पाएंगे आप क्या कहेंगी, बच्चे कर भी नहीं पाएंगे, तो जस्ट ट्राई फॉर द सेक्शन A, B, आप उन बच्चों के बीच में जाइए तो काम अच्छा हो जाएगा। अब उनको कौन ये समझाए कि इफ वी आर गोइंग टू मेजर द क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का टैलेंट कोई ऐसा नहीं है जो आपके सो कॉल्ड 10th के मार्क्स का डिपेंडेंट होता है। कोई भी बच्चा जो सेक्शन E में भी बैठा है वो भी हाईली क्रिएटिव हो सकता है, क्योंकि वो आपके सिस्टम का एक परफेक्ट मिसमैच है, वो आपके सिस्टम में फिट नहीं बैठता तो वो सेक्शन E में बैठा हुआ है, और वो हाईली क्रिएटिव है, वो नेशनल एसेट है। तो लेकिन अब ये बातें समझाना करना, तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती ना कि आप ऑल ऑफ सडन किसी को इतना समझा दें।
तो मैंने कहा था कि नहीं, मैं आप जो भी खाली हूं, तो मैं उनसे ये नहीं बोली थी कि नहीं मुझे ई में ही करना है, आप नहीं समझती, ये सब नहीं करती। मैंने कहा था नहीं मैडम, इमीडिएटली जो खाली हो, वट एवर द सेक्शन, आइदर इट्स डी और ई, कुछ भी हो आप मुझे दे दीजिए। मेरा टारगेट कुछ और था, क्योंकि मुझे पता था कि डी ई में भी मुझे गिफ्टेड बच्चे मिल सकते हैं। मैडम मैंने तो मेंटली रिटार्डेड बच्चों में क्रिएटिविटी देखी है मैडम, उस पे मेरा रिसर्च है। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये कोई हम्म। ऐसा नहीं है जो कि क्या कह रहे हैं, आपका आपका जो एकेडमिक ग्रेड कार्ड है उसके लिए। तो मैंने प्रिंसिपल को उस समय यही बोला, मतलब मैंने ये शो ऑफ किया कि आई एम इन हरी, और मैं अभी वेट नहीं कर सकती उनके खाली होने का, तो मुझे कोई भी दे दो। लेकिन मेरा टारगेट यही था कि मुझे सेक्शन डीई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे चाहिए, क्योंकि हो सकता है मुझे वहां मेरा पर्पस पूरा होता, फुलफिल दिख रहा था। अब लेकिन हम उनसे बहस क्यों करें। ठीक है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, और हमें एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, एज अ पेरेंट, कुछ टाइम थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। और जैसे कि हम जानते हैं सारी इंफॉर्मेशन सबके पास नहीं होती है, तो अगर हमारे पास कुछ फ्रूटफुल सजेशंस हैं तो हमें टाइम टू टाइम स्कूल वालों को देने चाहिए, जिससे कि हम बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी में कुछ अपना योगदान कर सके। ठीक। And what was your topic in PhD? I just want to know. एक्चुअली मैंने कॉग्निटिव प्रोसेसिंग पे वर्क किया है, कि हाउ साइंस स्टूडेंट प्रोसेस द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कॉग्निटिवली, मतलब वही जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो कैसे है, और उसको मैंने रिलेट किया था कि इज देयर इज एनी डिफरेंस इन कॉग्निटिव प्रोसेसिंग ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट विद एवरेज स्टूडेंट। तो ये था, तो उसमें ये था कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना, मतलब सैंपल साइज के लिए बहुत मुश्किल होता था। आउट ऑफ 100 आपके 2 या 3 ही गिफ्टेड मिल पाते हैं जिनको कि आप एक्चुअल गिफ्टेड बोलते हैं। तो उसको फाइंड आउट करना और उनको फिर किसी एवरेज से कंपेयर करना, तो ये एक टफ टास्क था। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कुरिकुलम। करिकुलम को भी आप फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, जो आपके इंडिविजुअल डिमांड के हिसाब से बच्चे को एड्रेस कर पाए। किस तरीके का बच्चा चाहता है पढ़ना, उस तरीके से आप उसको भी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ प्लान कर सकते हैं। होम असाइनमेंट्स आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से दे सकते हैं, अलग अलग बच्चों को अलग टास्क दे दीजिए। मेथड ऑफ टीचिंग, आप अभी मैं लर्निंग स्टाइल पे अगले स्टेप पे बढ़ने वाली हूँ, तो वहां पे आप अलग अलग टीचिंग मेथड से, एक मेथड से जरूरी नहीं कि सारे बच्चे सीख जाते हो, क्योंकि सबकी अलग लर्निंग स्टाइल होती है। तो आप अलग अलग मेथड अगर यूज करेंगे तो किसी मेथड से कोई एक बच्चा बहुत अच्छा सीख लेता है, किसी दूसरी मेथड से कोई दूसरा बच्चा अच्छा सीख लेता है। तो ये भी एक चीज आपको करनी चाहिए अपने क्लासरूम में। एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से बच्चों को उनके करियर के लिए एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस भी दे सकते हैं, कि अगर एक बच्चे के अंदर एक तरह की एबिलिटी है तो वो आगे किस एरिया में जाए, किसको सेलेक्ट करना उसके लिए अच्छा रहेगा, या आगे वो उसको किस एरिया में जाने से नुकसान हो सकता है। जैसे अपनी सोसाइटी में जो एक बड़ा कॉमन मिथ है कि डॉक्टर और इंजीनियर जो बनेंगे तो वो बहुत हाई जो ग्रेड कार्ड वाले होंगे वही बनेंगे। मैं आपको रियलिटी बताऊं, आजकल वो डॉक्टर और वो इंजीनियर सक्सेसफुल हैं जो आपके एवरेज वाले थे। भले उन्होंने किसी तरीके से एडमिशन वगैरह ले लिया, लेकर के चले गए, लेकिन उनके अंदर जब स्किल की एबिलिटी ज्यादा है, मतलब उनका कॉग्निटिव डोमेन से ज्यादा उनका कोनेटिव डोमेन अगर इफेक्टिव है, मैनेजमेंट स्किल्स उनकी इफेक्टिव हैं, तो वो आज अपने फील्ड में सक्सेसफुल हैं। अदरवाइज वो क्या होता है, केवल फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि उनको पढ़ना पढ़ाना आता था। और हमें पता है जहां पे ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाले फील्ड हैं वहां पे पढ़ना पढ़ाना काम नहीं आता जितना आपकी स्किल्स काम आती हैं। अगले पे हम आते हैं, तो हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट उनको उनकी वोकेशनल और गाइडेंस दे सकते हैं, और उस हिसाब से उनको कैटर कर सकते हैं उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। थोड़ा सा जरा लर्निंग स्टाइल के बारे में जानना जरूरी है। लर्निंग स्टाइल क्या होती है? इट्स एन इंडिविजुअल्स नेचुरल और हैबिचुअल पैटर्न ऑफ एक्वायरिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इन लर्निंग सिचुएशंस। अब बच्चे को अलग अलग तरीके होते हैं, उसके अपने प्रेफर्ड वे होते हैं कि वो किस तरीके से लर्न करना पसंद करता है। अब हम क्लासरूम में बच्चे के हिसाब से तो नहीं करते, हम तो अपने हिसाब से करेंगे, तुमको समझ में आए तो समझो, नहीं समझ में आए तो ना समझो। तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान देना चाहिए कि अगर हम इन सब स्टाइल्स को अपने क्लासरूम में इंक्लूड कर पाए तो शायद हम हर बच्चे को डील कर पाएंगे। जैसे कुछ विजुअल लर्नर होते हैं, विजुअल लर्निंग स्टाइल होती है,
दे प्रेफर यूजिंग पिक्चर्स, इमेजेस एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग। उनको बहुत समझ में आता है इस तरीके से। अगर कुछ स्केच डायग्राम वगैरह से बताया जाए, पोस्टर वगैरह से बताया जाए, तो उनको चीजें बहुत अच्छी समझ में आती हैं। ऑरल, ऑडिटरी, कुछ ऐसे होते हैं जो यूजिंग साउंड एंड म्यूजिक, उनको बोलने वाली बातें जो लेक्चर मेथड से जो चीजें बताई जाती हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, या म्यूजिकल वे में अगर बताई जाए तो उनको समझ में आती हैं। वर्बल लर्नर, उनके अंदर वर्ड कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। उनसे कहीं बोलने को कह दो तो वो बहुत अच्छे से बोल लेंगे, क्योंकि उनकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होती है। किसी को सुनते हुए सुन लिया तो वो वर्ड सारे उनके क्या होंगे, स्पीच एंड राइटिंग में वो बहुत अच्छे होते हैं। सो दीज आर वर्बल लर्नर, और इनको इसी मोड में पढ़ना अच्छा लगता है। फिजिकल या बॉडी काइनेस्थेटिक टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल प्रेफर यूजिंग बॉडी, हैंड्स एंड सेंस ऑफ टच। ये लोग जो होते हैं, ये जैसे जो भी आपके डांस, ड्रामा, थिएटर, उन एरिया में जो एक्सेल करते हैं, वो उनकी जो लर्निंग स्टाइल होती है दैट इज फिजिकल और बॉडी काइनेस्थेटिक। नेक्स्ट लॉजिकल, मैथमेटिकल, जो लॉजिक, रीजनिंग, बाकी चीजें बहुत पसंद करते हैं, उनकी लर्निंग स्टाइल ये है। एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो डायस वाले क्वेश्चन आते हैं, 3 डायमेंशनल, कि ये डायस का ये इस फ्रंट में ये नंबर दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है, तो इस साइड छुपा हुआ इसके पीछे वाला कौन सा नंबर होगा। तो हम लोग जब ग्रुप में पढ़ रहे होते थे तो जैसे मुझे वो क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आते हैं। मतलब जैसे लगता है कि वो डायस खुद ही उछल के कह रहा है कि देखो इसके पीछे तो मैं ये लिखा हुआ हूँ नंबर। 2 सेकंड लगता है उसको आइडेंटिफाई करने में। वही हमारे ग्रुप में एक आध स्टूडेंट ऐसे थे जो कहते थे कि इसको करते कैसे हैं, इसको समझते कैसे हैं। मतलब मुझे तो आज तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब उसको समझाना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो लॉजिकल रीजनिंग है नहीं, उसको ये समझ ही में नहीं आ रहा है कि इस डायस को आपको एब्स्ट्रैक्ट वे में इमेजिन करना है बाहर पेपर के अंदर देख कर अगर आप उसको देखेंगे तो आप कभी भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप उसको डायस को पेपर के बाहर इमेजिन करेंगे तो सॉल्व करेंगे। तब ये लगता था कि इनको समझ में नहीं आता, छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही है। लेकिन अब समझ में आता है कि इट्स अबाउट द एबिलिटी। अगर किसी के अंदर स्पेशल एबिलिटी नहीं है तो वो 3 डायमेंशनल चीजों को नहीं समझ सकता। अगर स्पेशल एबिलिटी है तभी वो 3 डायमेंशनल चीजों को समझेगा। आगे जो लर्निंग स्टाइल है दैट इज सोशल या इंटरपर्सनल, जहां पे वो ग्रुप्स में लर्न करना पसंद करते हैं बच्चे। दूसरी सॉलिटरी होती है, इंट्रापर्सनल, जहां पे वो अकेले लर्न करना पसंद करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं लर्नर के, और उन ग्रुप्स के हिसाब से हमें ये तय करना होगा कि हम ये कोशिश करें कि हम सभी ग्रुप्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे पाएं और उनको उस तरह से उनके सपोर्टिव वे में लर्निंग में हम शामिल कर पाए। अब हमें करना क्या पड़ेगा, सबके हिसाब से अलग अलग तो पढ़ाएंगे नहीं कि आज हम सेंसरी पढ़ा रहे हैं, आज विजुअल पढ़ाएंगे, आज हम लॉजिकल पढ़ाएंगे। हमें ये तय करना है कि हम मल्टी सेंसरी अप्रोच अपने क्लासरूम में यूज करें। 5 ही सेंस चैनल है, उन्हीं के हिसाब से अलग अलग लर्निंग स्टाइल है। तो उन लर्निंग स्टाइल के हिसाब से हम 5 सेंस चैनल को अपने क्लासरूम में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें। कुछ साइंटिफिक स्टडीज है जो ये कहती हैं कि हम लर्न करते हैं 10% ऑफ व्हाट वी रीड, 20% ऑफ व्हाट वी हियर, 30% ऑफ व्हाट वी सी, 40% ऑफ व्हाट वी बोथ सी एंड हियर। इसका छोटा सा एग्जांपल बता देती हूँ यहाँ तक। जैसे मान लिया आप कभी कोई मूवी का सीन देखते हैं, आज से 10 साल पहले आपने वो मूवी देखी, लेकिन आप उसको रिकॉल कर लेते हैं कि कभी देखा है, या नाम नहीं याद आ रहा होता है, कुछ होता है कैसे, या कभी गाना सुना होता है तो उसको उतना ज्यादा अच्छा रिकॉल नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर देखा सुना दोनों होता है तो ये जो 40%, हम 40% रिटेन कर लेते हैं व्हाट वी बोथ सी एंड हियर। अगर हमने देखा और सुन दोनों लिया तो 40% रहेगा। केवल देखा तो 30, केवल सुना तो 20। आगे चलते हैं। 70% ऑफ व्हाट इज डिस्कस विद अदर, जो ये ग्रुप डिस्कशन, पैनल डिस्कशन, ये सारे जो कंसेप्ट्स आए हैं वो इसी थ्योरी पे बेस्ड है। क्योंकि वहां पे ये हम मानते हैं कि अगर हम इन सब टेक्निक्स को पढ़ाने में यूज करेंगे तो हम अप टू 70% लर्निंग इंश्योर कर रहे हैं। 80% ऑफ व्हाट वी एक्सपीरियंस पर्सनली, जो आपके लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं, कहते हैं ना कि अब जो आपके ऊपर बीतता है आप वही सीख सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बता सकता, ये वही है, उसका आपको 80% हमेशा याद रहता है। 95% ऑफ व्हाट वी टीच टू समवन एल्स, वो 95% याद हो जाता है जो आप किसी को अगर उस तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। मल्टीसेंसरी अप्रोच को हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। ऑडिटरी हो गया, विजुअल लर्नर हो गए, काइनेस्थेटिक लर्नर हो गए।
जो ऑडिटरी वाला स्टेज है उसको हम एक्चुअली पैसिव लर्निंग में कैटेगराइज करते हैं, और जो काइनेस्थेटिक वाली एक्टिविटीज हैं वो एक्टिव लर्निंग में आती हैं। तो क्या है, लेक्चर ऑडिटरी हो गया, रीडिंग विजुअल हो गया, ऑडियो विजुअल में चले गए, फिर डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, फिर डिस्कशन हो गया, फिर प्रैक्टिस डूइंग हो गई, फिर टीचिंग अदर। तो ये जो परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, ये जो कोन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, ये लर्निंग का जो रिटेंशन है उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये जो पिरामिड है जो सीधे से बता रहा है कि ये जो ऊपर वाली मेथड है ऑडिटरी, ये सब कम इफेक्टिव है, और जो काइनेस्थेटिक मेथड है वो ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ये आपकी मल्टी सेंसरी अप्रोच को यूज करती है। तो अगर हम कोई ऑडियो विजुअल यूज कर रहे हैं तो नो डाउट वो केवल वीडियो या केवल ऑडियो से ज्यादा इफेक्टिव है। अब हम आगे आते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ कल्चरल रेलिवेंस ऑन लर्निंग। तो रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर। जो एजुकेशन होती है किसी भी जगह की, वो एक तो कल्चर को अफेक्ट करती है पहली चीज, और खुद कल्चर से भी अफेक्ट होती है। दोनों बातें एक दूसरे पे लागू है। इम्पैक्ट ऑफ इंडियन कल्चर ऑन एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया एज एग्जाम्प्लिफाइड बाय द गुरुकुल सिस्टम ऑफ इंडिया। जब आपका गुरुकुल सिस्टम था तो वहां पे क्या था, इंडियन कल्चर का स्ट्रक्चर वो आपके एजुकेशन सिस्टम पे पूरा दिखाई देता था। अब हमारा सीन क्या हो गया है, धीरे धीरे जो हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर हो गया है वही हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी हो गया है, जहां पे कल मैंने डिस्कस किया था कि स्टूडेंट्स अब टीचर्स को पकड़ पकड़ के स्टैबिंग, चाकू घोंपना भी कर रहे हैं। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट का मर्डर भी कर रहा है। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर। वो जो अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं, रोज न्यूज हेडलाइन में वही क्राइम, वही सारी चीजें, वही सारे डिस्कशन, वही कंपटीशन, तो वही चीजें वो कहाँ तक फिल्टर हो गई हैं, स्कूल के क्लासरूम तक फिल्टर। कोविड-19 की कंडीशन में आपने देखा था कि क्या कल्चर बन गई। बच्चा क्या था, आराम से सोता था, और एज अ टीचर हम क्या करते थे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। हमें बहुत कुछ सीखना था, हमें लर्न करना था, और बच्चे के पास ये लिबर्टी थी कि वो सो सकता है। एक्चुअली मैंने ना इस सिचुएशन में मैंने ये देखा कि ये 2 साल ऐसे थे जिसमें टीचर की जितनी भी डोमिनेंस थी, उसने जितने अत्याचार किए थे अपने बच्चे पे, स्टूडेंट पे, क्लासरूम में, उस सब का बदला लेने का समय आ गया था बच्चों के पास। और टीचर को बड़े एक्टिवली बड़े सारे चीजें भी सीखनी थी, सब कुछ सीखनी थी, और बच्चे को उसकी एबिलिटी, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से अपॉर्चुनिटी थी कि वो सीखे या ना सीखे। तो मैं ये नहीं कह रही कि सारे बच्चे सोते ही थे, लेकिन जब नींद आए तो सो भी सकते थे, ये अपॉर्चुनिटी थी। सो इट इज द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, बेसिक 5 एलिमेंट्स हैं जो मैं यहाँ डिस्कस करती हूँ। टेक्नोलॉजी, आपको पता है डायरेक्टली एजुकेशन को इफेक्ट करती है। अभी भी आप स्टेट वाइज डिफरेंसेस देख सकते हैं। जो टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस में ज्यादा हैं वहां पे उनके एजुकेशन लेवल भी ज्यादा है, और जो कम है वहां पे कम है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल अफेक्ट करता है, जो भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, जिस तरह की वैल्यूज हैं, फिलोसफी एंड सोशल वैल्यूज, ये भी आपके एजुकेशन को अफेक्ट करती हैं। प्रोविजन फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड मोड ऑफ इंजॉयमेंट्स, हम किस तरह से, मेरा समय लगभग खत्म हो गया है इसलिए मैं जल्दी जल्दी खत्म करूंगी। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो हमें डिस्कस करना है, हम सब ये समझ रहे हैं कि ये चीजें हैं जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं और हमारे एजुकेशन सिस्टम को डायरेक्टली ये इन्फ्लुएंस करते हैं। सोशियो कल्चरल थ्योरी भी यही कहती है कि ए पर्सन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सराउंडिंग कल्चर। इस परिवेश में रहता है, मान लिया हमने 8 घंटे उसको अपने स्कूल में रखा, अब जो 16 घंटे वो कहाँ पे स्पेंड करेगा, सोशल कंटेक्स्ट क्या है उसका और फैमिली कंटेक्स्ट क्या है, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वो ये डिसाइड वो हो कि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह से होगा, उसका एक्सपोजर कितना है, लाइव एक्सपीरियंस या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, उसको किस तरह की लर्निंग स्टाइल में जाना पड़ रहा है, ये सारी बातें आपकी लर्निंग को अफेक्ट करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लर्निंग एंड लर्नर। एंड अब अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और हमारा सेशन भी खत्म हो गया। ओवर। मैम आई जस्ट वांट टू से कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो आपने वो डॉग के एग्जांपल से बताया, हाँ वो मैंने अपने पार्ट ऑफ बीबीए भी पढ़ा है, लेकिन इतने अच्छे से मैम, इतना क्लियर कंसेप्ट आज हमको समझ में आया। हाँ, वो इसमें थैंक्स टू भी यू जो मैम। जॉलजी के जो लोग होंगे उन्होंने भी पढ़ा होगा, अप्लाइड बिहेवियर में पढ़ते हैं। एक्चुअली जो पैवलव थे, ही वाज जॉलॉजिस्ट। चलिए, सो मच। हेलो।
क्वेश्चंस? हाँ मैडम, मेरा एक ऐसा क्वेश्चन था, सपोज अगर मेरे क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं हाँ एक बैच में, हाँ मैं कॉमर्स कॉमर्स का हूँ बी, और मेरे हाँ क्लास में अगर 60 स्टूडेंट्स हैं और हाँ, मुझे एक थिंक टैंक डेवलप करना है, ठीक तो है। थिंक टैंक का कुछ मॉडल्स हैं क्या मैडम? जो पहले मैं सर आपसे जानना चाहूंगी, जैसे ये जो हम इनको पता एकेडमिक जार्गन्स बोलते हैं, जो नए नए वर्ड्स आ रहे हैं ना, हम्म। टार्क एंड थिंक टैंक, आपके हिसाब से ये थिंक टैंक क्या होना चाहिए? पहले आप मुझे ये एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है मैडम कि एक बच्चे ने अपना सिलेबस, अगर हमको एक पर्टिकुलर सिलेबस मिल जाता है और हाँ हमको वही पढ़ाना पड़ता है, हाँ लेकिन जो सिलेबस है उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं रहती जो हमको चाहिए, या उस बच्चे ने उसके क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली जनरेट करने चाहिए, खुद से सवाल करना चाहिए, एक उसको मेंटली उसको वो सारी चीज़ें खुद से करते आनी चाहिए, ग्रुप डिस्कशन ज़्यादा होना चाहिए किसी भी एक टॉपिक पे। और इसके लिए मुझे सपोज अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है बच्चे को, तो मैं उसको 10 बुक्स बता दूंगा कि यार आप इस बुक को भी रेफर करो, इस बुक को भी रेफर करो, नई सब्जेक्ट को आप इन्वॉल्व ठीक करो है। उसमें। आपका पर्पस जो थिंक टैंक का है, एक्चुअली सर ये मैंने आपसे इसलिए जाना ना कि मैं ये जानना चाह रही थी कि इंडिविजुअली एज अ टीचर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि कुछ अगर पेरेंट्स से बात करो तो उनके लिए थिंक टैंक का मतलब कुछ और भी है, उससे ज्यादा। तो आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं है, आपने केवल ये कहा कि जो बच्चा जो सीख रहा है उससे कुछ ज्यादा भी उसको जानना चाहिए, और उसके लिए हम क्या करें। तो बिल्कुल सही सर, आपका जो क्वेश्चन है वो भी सही है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, अगर आपको याद हो मेरी एक स्लाइड, मैं मूव भी कर जाती हूँ तो ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगी। ओह शायद मैंने स्टॉप कर दिया, नहीं फुल स्क्रीन से एग्जिट हो गई। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि कहाँ पे हमने इसकी बात करी थी। सर ये और मुझे लग रहा है ये ज्यादा स्टेज आपको क्लियरली बताएगी इसको। मैंने कहा था कि इस अप्रोच में बच्चे को इंगेज करना है, एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लेनेशन करना है, और एक्सप्लेनेशन के बाद की जो इलेबोरेशन की स्टेज थी वो इसी से रिलेटेड थी कि आपको यहाँ पे वो एक्टिविटीज अलाउ करनी है जिसमें स्टूडेंट कैन अप्लाई द concepts in new context and build or extend understanding and skill। थोड़ा सा और अपनी दूसरी स्लाइड में क्लियर हो जाइए। व्हाट इज इलेबोरेशन? स्टूडेंट्स अप्लाई देयर नॉलेज टुवर्ड्स न्यू सिचुएशंस, नॉलेज इज डीपेंड एंड एक्सटेंडेड। आपका रोल एज ए फैसिलिटेटर है कि आप बच्चे को इंडिकेट कर दीजिए। मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया था आपको याद होगा, हमने नॉर्मल फोटोसिंथेसिस बच्चे को सब कुछ पढ़ा दिया, पूरा A to Z। और कैसे पढ़ा दिया? मतलब वो क्लास में लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ाया, विद द प्रोसेस ऑफ इंगेज, एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन। बच्चे की मदद से सब कुछ समझ लिया, हम दोनों लोगों ने सीख लिया। अब एज ए टीचर हमारा रोल ये है, इलेबोरेट के स्टेज पे मैं बच्चे से ये कहूंगी, बेटा क्या कहते हो ये जो बाहर गमले में प्लांट लगा हुआ है, पर्पल कलर का है, ये कैसे सब काम करेगा? उतनी देर से तो ग्रीन 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 प्लांट चल रहा है। या कोई एक जो व्हाइट कलर की लीव्स वाला प्लांट, उसके बारे में बेटा क्या कहना है? दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ थिंक टैंक। आपने एज ए फैसिलिटेटर खाली डायरेक्शन दे दिया, अब बच्चा एक्सप्लोर करे। बच्चे को स्पून फीडिंग मत करिए कि बच्चा ये होता है ये होता है ये होता है। बच्चे को आपने बुक्स भी बता दी, सब कुछ बता दिया, उसके पास बुक्स हैं भी, आजकल गूगल भी है। तो बेटा आप एक्सप्लोर करो ना कि व्हाट अबाउट द फोटोसिंथेसिस इन नॉन ग्रीन प्लांट, क्या डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स भी होते हैं? या और हम एक कोई थॉट प्रोवोकिंग आइडिया दे सकते हैं, हम कहते हैं बट तुम लोग तो अभी तक सब, हम लोग यही कह रहे हैं कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। लेकिन बेटा जरा ये एक डॉक्यूमेंट्री देखो, हम उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट की एक डॉक्यूमेंट्री दिखा दें जिसमें नेफेंथिस, अगर साइंस वाले होंगे तो बात समझ रहे होंगे, कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, और बहुत इजीली हमें यूट्यूब पे उसका वीडियो आज अवेलेबल है। ड्रोसेरा हो गया, नेपेंथिस हो गया, घटपर्णी बोलते हैं उसको, ड्रोसेरा घट के जैसा होता है और उसमें ऊपर एक लिड जैसा लगा रहता है, और जैसे ही इंसेक्ट आता है उसको वो खा के बंद कर देता है। ड्रोसेरा ऐसे ओपन सा रहता है, प्लेट लाइक, जैसे ही इंसेक्ट आता है उसको वो क्लोज कर लेता है, फोल्ड कर लेता है। हम एक डॉक्यूमेंट्री, एक छोटा सा वीडियो 2 मिनट की क्लिप बच्चे के सामने रख दें, बेटा व्हाट अबाउट दिस? अभी तक तो हम कह रहे थे कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं खुद बनाते हैं खुद बनाते हैं, ये तो कीड़े खा रहा है।
अब कहाँ खुद बनाता है? तो सर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आपको ये सब करने के लिए ही मोटिवेट करती है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बच्चे को सब कुछ पढ़ाना है, क्योंकि एक तरीका क्या होता था, पहले बता दिया जाता था। क्या कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, इससे बच्चा वो चीज भूल जाता है। अब आप भी रिलेट कर सकते हैं, आप में से बहुत सारे साइंस बैकग्राउंड के होंगे, और ये सारी जो बातें कर रही हूँ मैं कोई एमएससी लेवल पे नहीं पढ़ाई जाती, क्लास 10th और 12th पे पढ़ाई जाने वाली चीजें हैं। हम में से कितने लोगों को याद है? नहीं याद है। लेकिन अगर हमने इसको विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी इस तरह से प्लांट किया होता बच्चे में, तो शायद वो चीजें उसको याद होती। हाँ तो जी मैम। है। और सर, आज की डिमांड है, क्योंकि जैसे आईआईटी के हो गए और नीट पीजी वगैरह के जो एग्जाम्स हो गए, उनको अगर हमें डील करना है बच्चे को, तो जो सर ये इलेबोरेट वाला स्टेज है, वो आपको इस तरह से यूज करना ही है। नॉलेज का एक्सटेंशन एंड नॉलेज का डीपेनिंग। और ये दो चीजें तभी पॉसिबल है जब बच्चों के सामने कोई आप डिफरेंट सिचुएशंस प्लेस कर दें। इसमें मैडम एक ऐसा आने वाले दिनों में, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का अगर फ्रेम आ गया, तो उसमें जो है वो साइंस कॉमर्स आर्ट्स ऐसा तो कुछ रहेगा नहीं। अब हाँ, उसमें हम लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या आएगी कि एक बच्चे का इंटरेस्ट सपोज कॉमर्स लेना चाहता था, तो उसने अकाउंट्स ले लिया, पॉलिटिकल साइंस ले लिया और एक हिस्ट्री ले ली। ऐसा हाँ, 3-4 सब्जेक्ट उसने ले लिए अपने चॉइस के हिसाब से। अब हाँ, हमारे सामने ये डिफिकल्टी है कि अब मुझे उस बच्चे को तैयार करना है फ्यूचर के लिए। ठीक है। तो उसमें हम लोगों के पास एक सर्टेन मॉडल है क्या कि मैं इस तरह से इसको प्रोवाइड करूं, सर, क्योंकि जो इसमें एनईपी की ये जो रिकमेंडेशंस हैं, जो अभी, क्योंकि एनईपी पे हम लोग बहुत बात कर चुके हैं, हम देख चुके हैं, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो रहा है पॉलिसीज का। लेकिन जब हम्म, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे हम आएंगे सर, तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, वो भी अभी कहीं ना कहीं सरफेस्ड हो गई हैं। जो आपने भी बात कही, वो भी एक प्रॉब्लम ही है। हम इस तरह से कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। और सर, ये वो स्टेज है कि हमें ये सारी अपनी बातें उन प्लेटफॉर्म पे रखनी है। हमें अपने को ये कम्युनिकेट करना है कि हाँ, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हाउ इट इज पॉसिबल। और सर, आई एम वेरी सॉरी टू से, जब हम ये सब चीजें बना रहे होते हैं, तो हम इन पे बहुत माइन्यूटली ध्यान नहीं देते, ग्राउंड लेवल रियलिटी पे ध्यान हम्म, नहीं देते। और कभी कभी बहुत सारी चीजें हिडन भी होती हैं। जैसे अभी मैं आज एक सुबह न्यूज पढ़ रही थी, एयरपोर्ट्स जो हैं, कई सारे एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज हो गए हैं, उनको मतलब गवर्नमेंट के ना होके वो प्राइवेट सेक्टर में चले गए हैं। एज अ यूजर हमें पता भी नहीं है कौन सा किस ग्रुप का है, कोई अडानी का है, कोई किसी का है, कोई किसी का है, कोई किसी का है। जब हम टिकट भी बुक करते हैं, तो हमें उस टिकट में भी पता नहीं चलता, अदर चार्जेस लिखे होते हैं। आज सुबह की न्यूज है, लखनऊ एयरपोर्ट में अडानी ग्रुप का हो गया है वो। पहले एयरपोर्ट प्रोसेसिंग फी 192 थी, आज उसको 1038 कर रहे हैं। मतलब 192 से वो पता नहीं कौन सी फैसिलिटीज बढ़ा देंगे कि अब उन्हें 1038 रुपए चाहिए। जो 192 रुपए टिकट में एयरपोर्ट चार्जेस होते थे, वो अब 1000 रुपए होगा। नॉर्मल पीपल को सर समझना भी मुश्किल है कि उस टिकट में हम्म, चार्जेस भी हैं। ये एयरपोर्ट गवर्नमेंट के अलावा किसी और का भी हो सकता है। तो सर, हमें जो पॉलिसी है, उस पे लीड लेने की जरूरत है, उसकी लाइन हमें समझने की जरूरत है, और उसके एग्जीक्यूशन में जहां प्रॉब्लम आ रही है, उसको बहुत बोल्डली रखने की जरूरत है। क्योंकि वी आर नॉट द लेमैन, हमें सब कुछ समझ में आता है। हम जब टिकट बुक करते हैं, तो हम टिकट का फेयर बाइफरकेशन देखते हैं, हमें ये पता हम्म, है कि हम किस किस चीज के लिए क्या क्या पे कर रहे हैं। हम कोई उससे एजेंट से तो टिकट नहीं बुक कराते ना, हमें तो पता है। और अगर हम उसके फेयर बाइफरकेशन में चले जाएं ऑप्शन में, तो वहां पे अब हमें दिखेगा कि पहले जो 192 रुपीज था, अब वो 1038 रुपीज है। तो फिर हम दूसरे ऑप्शंस भी सोच सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि वाई टू यूज लखनऊ एयरपोर्ट, वाई नॉट इलाहाबाद और कानपुर, अगर वहां पे दूसरे हैं। लेकिन अगर हम ये एक्सपेक्टेशन किसी दूसरे पर्सन से रखें, तो वो नहीं करेगा। तो सर, मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि एनईपी में बहुत सारे लूप होल्स हैं, अच्छाइयां भी बहुत हैं, लेकिन हम्म, लूप को हमें पकड़ के और इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा कि अगर इस तरह से चला तो आगे ये दिक्कत होगी। मतलब वो बच्चा जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन हो जाएगा। और हम क्या किसी से पूछ सकेंगे कि क्या हम कभी एमडी डिग्री जब तक नहीं हो, तो एमबीबीएस के पास भी जाना पसंद करते हैं? नहीं। तो हमें तो वहां हम्म, मास्टर्स चाहिए, और हम ये भी ढूंढते हैं कि मास्टर्स में उसमें और कौन कौन से स्टार लगे हो।
तो डीएनबी से क्या किया हो कि फॉरेन डिग्री से कौन सा किया हो, हम उसके लिए इतना चूजी हैं। हम एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहते क्योंकि वहां पे जो डॉक्टर आएगा उसके कौन कौन से टैग हमें दिखाई नहीं देंगे। हम सरकार प्राइवेट में जाना चाहते हैं क्योंकि वहां बाहर से टैग डिस्प्ले होगा, तो हम उस हिसाब से जाना चाहते हैं। तो व्हाई वी आर वेस्टिंग द टाइम ऑफ आवर स्टूडेंट एंड क्रिएटिंग, कह सकते हैं, मतलब अब पता नहीं इनका पर्पस क्या है सर। लेकिन ऑब्वियसली अगर हम सारे सब्जेक्ट्स में उसको मास्टर बनाना चाहें तो वो नहीं बन सकता, और इंटरेस्ट अलग होते हैं। मैडम उसको फिर आगे है जाके, हाँ। हाँ उसको आगे जाके मैडम प्रॉब्लम भी इसमें आएगा ना, कि जैसे बैचलर डिग्री का फर्स्ट ईयर किया उसने, हम्म, सर्टिफिकेट दे दिया, सपोज हम्म, उसने अकाउंट्स लिया, मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट लिया, पॉलिटिकल साइंस ले लिया, हाँ फिर वो जब सेकेंड ईयर में जाएगा तब शायद वो दूसरे सब्जेक्ट भी चूज करेगा, फिर उसने मैनेजमेंट की जगह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया, हाँ, फिर तो देखते उसको हैं। अभी डिप्लोमा तो मिलेगा। हम भी तो इसमें इसमें तो ब्लैंक है, अभी कुछ समझ में नहीं आ हम्म, रहा। अगर आता है तब देखते हैं क्या क्या होगा। नहीं तो इसमें मैडम ऐसा हो जाएगा कि कॉलेज शायद ऐसा हो जाए कि ये मेरे पास यही सब्जेक्ट है, मैं यही पढ़ा सकता हूँ, मैं कॉलेज देखते वगैरह हैं सर, ऐसा। पढ़ाई का तो मैं आपको इतना एश्योरेंस दे दूं कि एज अ टीचर अगर आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, यू आर कंसर्न अबाउट योर लेक्चर, यू आर कंसर्न अबाउट योर टीचिंग प्रैक्टिसेस, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको रिप्लेस कर पाएगी। हम्म और रही बात सिस्टम की, तो जहाँ पे जैसे अब हमारे यहाँ पे कुछ कुछ चीजें स्टार्ट हो गई हैं, जैसे एकेडमिक बैंक क्रेडिट वाला सिस्टम। हाँ अब 3 साल में देखते हैं कि होता क्या है। और मान लिया हमारे जो कोर कोर्सेज हैं उसके अलावा जो बच्चा कभी इररिलेवेंट कोर्सेज के भी क्रेडिट ले करके आता है, तो इसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं और इसका फ्यूचर पे इफेक्ट क्या होता है। तो जैसे इस ईयर हमने एकेडमिक बैंक क्रेडिट का खाता तो खुलवा दिया है सारे बच्चों का जो 2020 वाले एडमिशन वाले हैं। लेकिन सर अभी तक एक भी कोई ऐसा सिंगल केस नहीं है जो बच्चा कोई हमारे कोर सब्जेक्ट जो 20 क्रेडिट का है उसको छोड़ के किसी दूसरे कोर्स के लिए मूव किया हो। तो मे बी लैक ऑफ अवेयरनेस, उन्हें स्वयं प्लेटफॉर्म और ये सब झंझट वाला काम लग रहा हो कि यहीं पे काम कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। या इसका दूसरा एक रिजल्ट हो सकता है कि वो डेविएट नहीं करना चाह रहा है मेन कंटेंट से। सर जैसे मैं छोटा सा एक आपको एग्जांपल देता दूं, अपने यहाँ का बीएड एमएड इंटीग्रेटेड एक कोर्स चलाया था जहां पे 2 बीएड और 2 साल के एमएड को इंटीग्रेट करके 3 साल की एक डिग्री दी थी। सर 2016 से जो पहला बैच चला, 2017 में दूसरा एडमिशन लिया। लेकिन उन बच्चों के लिए सीटेट में कोई कॉलम नहीं था, स्टेट लेवल पे कोई कॉलम नहीं था। एनसीटी के गजेट में उनके लिए ये लिखा था कि दे आर एलिजिबल फॉर बीइंग रिसर्च, मतलब वो स्कूल टीचिंग में नहीं जा सकते, वो टीजीटी पीजीटी नहीं जा सकते। वो एलिजिबिलिटी कौन सी बन रही है कि वो रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो सर ये क्या मतलब था? इसको लेके इतनी बहस हुई, हम लोगों ने फिर लगातार एडमिशन लेने बंद कर दिए। तो 2016 और 17 के बाद वो 2 बैच निकले जिसमें रोज धरना प्रदर्शन, रोज यहाँ से लेके दिल्ली तक कम्युनिकेशन सब करना पड़ता था। उसके बाद इस सेशन में हमें एडमिशन ले पाए क्योंकि वो लोग ये 5 साल में इशू रिजॉल्व कर पाए हैं। और जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो सीटेट कराने वाले हों या वो जो स्कूल टीचर के अपॉइंटमेंट के हों, उन सब में उन्होंने उस डिग्री को एक्सेप्टेंस दी है। तो सर गवर्नमेंट का तो ये है, उसने वो प्रोग्राम पहले चला दिया, बच्चे भटक रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमें क्या, हमने तो इसलिए बंद कर दिया कि हम नहीं लेंगे इस बार एडमिशन क्योंकि हम ऑटोनॉमस हैं। सर आरआई वगैरह में 10-10 साल से ये प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन कोई वाला नहीं कि हाँ इन सब बच्चों को जो बीएड एमएड इंटीग्रेटेड का जो मेन एक आत्मा है कि आपने 1.5 साल में बीएड की डिग्री हो जाएगी, तो कम से कम बीएड के लिए बात जितनी एलिजिबिलिटी बनती है, जॉब एलिजिबिलिटी, उसका तो एश्योरेंस मिलना चाहिए ना उस बच्चे को कि आप हायर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, यू आर एलिजिबल फॉर टीचिंग इन एज फैकल्टी इन टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बट आप उससे लोवेस्ट पोस्ट अगर मिल रही है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, हाउ इट इज पॉसिबल? तो सर गवर्नमेंट का तो ये है, वो पहले क्या करेगी, सब कुछ सीन क्रिएट कर देगी। हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव जाते थे दिल्ली में एनसीटी में बात करने के लिए, सीबीएसई में बात करने के लिए, सारी एजेंसीज में, एनटीए में बात करने के लिए कि फॉर्म में आप कॉलम डाल दीजिए। तो सर अपने यहाँ तो ये सारे सीन होते हैं। तो इसके लिए तो आई एम वेरी सॉरी कि जब कॉन्सिक्वेंसेस आ जाएंगे तब वो बच्चों को ही फेस करने पड़ेंगे। थैंक यू मैडम। बिल्कुल ये एग्जाम्पल है, हम लोगों ने 2016-17 के बाद एडमिशन लेना बंद कर दिया
क्योंकि वो 4 साल में हमने बच्चों को इतना परेशान होता देखा कि हमें लगा कि अब हम तो नहीं वो परेशानी आगे क्रिएट करने वाले। तो हमने तो वो डिसीजन ले लिया कि भाई हम तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले हैं, हम 2 कोर्स बंद भी कर दें, 4 बंद कर दें, 1 चलाएं, आधा चलाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हम ऑटोनॉमस हैं, हम बच्चों के हित में इमीडिएटली डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द अदर्स? वो तो ये भी डिसीजन नहीं ले सकते ना कि इस बार हम ये कोर्स बंद कर देंगे या नहीं करेंगे। 2 बच्चे भी आ गए तो उन्हें एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद सर 2017 के बाद इस बार एडमिशन लिया है, जब एक कमेटी बन चुकी थी 1 साल पहले, उसने सब कुछ ये रिजॉल्व कर दिया है। सब जगह अब उनको बीएड वाले जितने भी इंटाइटलमेंट हैं सारे मिल गए हैं इस प्रोग्राम वाले को। तो सर हम तो बस यही कर सकते हैं कि जहां पे हमारा काम करने के सक्षम हो हम जिस लेवल तक, उस लेवल तक बच्चे का हित सुनिश्चित करें, और उसके आगे फिर तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उनके काम है, उनके तरीके हैं। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Your session is very nice. Now I request Someshwar Chopkar sir to kindly present vote of thanks to Suhasini ma'am. Someshwar Chopkar, are you there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. yes. Thank you, ma'am. Thank you for the opportunity you have given me for the vote of thanks. Thank you for the today's session, ma'am. It was very Someshwar informative. sir, your voice is not clear, and I'm not able to hear properly the vote of thanks. Sir, kindly speak loudly. We cannot hear you properly. Okay, ma'am. Okay, okay. Thank you for the today's session, ma'am. It was very informative, knowledge-gaining session. I would like to express my humble gratitude to Dr. Suhasini Bajpayee, ma'am, that you have managed to give us your valuable time from your busy schedule. And also, I want to thank Dr. Ritu Dharmik, ma'am, that you have organized this wonderful session and very important program for the faculty development. And I would also want to thank uh, Amrin, ma'am, for hosting today's session. And last but not least, all my co-participants who are active throughout the session. Thank you very much. Thank you Thank you, so sir. much Thank you. for giving these words. And मेरी एक एक्सपेक्टेशन है कि हमें एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी हम क्या कर सकते हैं उस पे फोकस रखना चाहिए, और सिचुएशंस कहीं ना कहीं तो ठीक हो जाएंगे ना, थोड़ा सा एफर्ट भी काफी है। तो थैंक यू ऑल फॉर बीइंग सो इंटरैक्टिव एंड अटेंटिव इन द लेक्चर। थैंक यू। Thank you. थैंक यू मैम। Thank you. Thank you, madam. Thank you, ma'am. थैंक यू। Thank you all participants and my co-participants. Thank you. Now Amrin, I ma'am, कुछ Yes, सजेशन yes. होगा, कुछ पूछना होंगे तो दे आपको दो। भी थैंक यू, बहुत अच्छे No, तरह it's से my निभाया pleasure. आपने आज सेशन। Yes, thank you. आज का सेशन बहुत अच्छे से निभाया है आपने। Thank you, It was madam. a big responsibility which was given by Preeti ma'am. Thank you all of you. Thank you. Thank you, ma'am.